जिससे हम फटास में इसका निपटारा कर देंगे। क्या है, तो इसका राष्ट्रपति का ट्रिक है पकानी, क्या है, पकानी कोका दुयो 10 में, क्या है, पकानी कोका दुयो 10 में। इसका उल्लेख करो, राष्ट्रपति समाप्त। इसका खाली उल्लेख करके पढ़ लो, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पकाने से क्या होता है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद पहले यहाँ लिख दो। अनुच्छेद पो से 52, अनुच्छेद नंबर 52 से शुरू करना है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 52 में है, तो 52 से शुरू करो। ये पो से हुआ 52, को हुआ 53, क्या हुआ, तो को मेरा हो गया 53, और नी हुआ 54, और ये हुआ 55, ये हुआ 56, ये हुआ 57, ये 58, ये 59, ये 60 और ये 61। तो बोलेगा बता राष्ट्रपति के पद कौन सा अनुच्छेद। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में बजट सबकी चर्चा कहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन बजट का स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो पूछेगा कि हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में, 112, यानी बजट का चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 112 में है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 112 में है बजट की चर्चा। 123 पहुँचे तो क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का जारी करता है जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना पड़ गया जो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश जो है 6 महीना के लिए होता है, ठीक है ना। 6 महीना के अंदर इसे लोकसभा राज्यसभा से पास करवा लेना होता है। अगर नहीं पास हुआ तो ये अपने आप विफल हो जाएगा। 6 महीना ही क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के सत्र के बीच अधिकतम गैप जो है 6 महीना हो सकता है, तो 6 महीना में पास करवा लेना है, ठीक है ना। तो 123 हो जाएगा। इसी को पलटी मार दो, दो को बुला लो आगे, दो को ऐसे बुलाएंगे आगे तो हो जाएगा 213, क्या हो जाएगा 213। तो ये जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश, क्या जाएगा, राज्य में राज्यपाल का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राज्यपाल का अध्यादेश क्या होगा, तो हो जाएगा 213। इसी को पलटी मारो, 3 को अभी आगे बुला लो, 3 को आगे बुलाएंगे तो क्या होगा, 312, क्या होगा 312। और 312 बोलता है अखिल भारतीय सेवा का गठन। अखिल भारतीय सेवा जो है उसका गठन का प्रावधान कहाँ किया गया, 312 में। तो 123 हो गया राष्ट्रपति का अध्यादेश, 123 हो गया राज्यपाल का अध्यादेश, और 312 हो गया अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में क्या आता है, IAS आता है, IPS आता है और IFS यानी इंडिया। संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आँखों में आंखें डाल के बोली चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो बिल्कुल ये सही लिखे हैं, अनुच्छेदों का भंडारा होगा। आर्टिकल नंबर 1 यानी अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 395 में जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा A to Z एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, और काफ़ी अच्छा तरह से भाग के साथ, भाग 1 में इम्पोर्टेंट जो है, भाग 2 में जो इम्पोर्टेंट है, भाग 3 में जो इम्पोर्टेंट है, सारी अच्छा से बता देंगे, ठीक है ना। आप लोग 1 से लेकर 3 अगर लास्ट वीडियो देख लिए, चाहे वीडियो 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो या 2 घंटा का हो, अगर लास्ट का वीडियो देख लिए तो यकीन मानिए कि आप लोग को खाली अनुच्छेद पर ही पकड़ नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका 80% पॉलिटी पर भी पकड़ हो जाएगा अनुच्छेद के साथ, और हम इस एक्स्ट्रा पॉइंट सीखते जाएंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, सपोर्ट करते रहो आप लोग, ठीक है ना। और इससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं, इससे पहले आधुनिक भारत का इतिहास डाले थे। आधुनिक भारत का इतिहास मात्र 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक 1 घंटा में ख़त्म कर दिए हैं, और काफ़ी पॉइंट, हर पॉइंट को कवर किया है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़े, जाके देख सकते हैं। अयोध्या मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मात्र 55 मिनट में समाप्त किए हुए, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए ये स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छा बताएंगे A to Z, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितना भाग है, तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग है। कितना भाग है, तो 22 के हमारे संविधान में, मूल संविधान में भी 22 भाग था और अभी भी 22 भाग है। अनुसूची बोले तो अनुसूची जो है मूल संविधान में कितना था, 8 था, लेकिन अभी 12 हो गया है। और अनुच्छेद बोले तो पहले भी 395 था और अभी भी 395 ही है। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि भाग तो बढ़ के बोलता है सब लोग, 25 हो गया है। तो 25 जो है संख्या में ही 22 है। आप लोग को पूछेंगे 23वां नंबर भाग बताओ तो नहीं बता पाइएगा, 24वां नंबर भाग बताओ तो नहीं बता पाइएगा, 25वां नंबर भाग बताओ तो नहीं बता पाइएगा। यानी संख्या में तो 22 तक है, लेकिन जैसे हो गया क्या, 9 के ए, 9 के को, 9 के खो,
4 के को इस प्रकार करते हुए 25 को गिनतियाम हो गया। कौन सी हो गया? गिनतियाम 25 को हो गया। उसी प्रकार अनुच्छेद तो 395 ही है, ठीक है ना। 396 नंबर अनुच्छेद बोलेंगे बता दो तो नहीं बता पाइएगा, 397 पूछेंगे तो नहीं बता पाइएगा। यानी संख्या में अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन गिनतियाँ में बढ़कर हो गया 450 तक लगभग हो गया है। जैसे आप लोग देखिएगा तो 19 में बहुत सारा मिलता है, 19 के को, 19 के खो, 19 के गो, 19 के घो, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मिलता है। तो अभी भी 395 अनुच्छेद है। हाँ, भले ही अनुसूची पहले मूल संविधान में 8 था, लेकिन अभी बढ़ के 12 हो गया। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद और भाग के बारे में। भाग के साथ साथ अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो क्या होता है कि भाग भी याद हो जाएगा, अनुच्छेद भी याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो बात करते हैं पहला हम किससे, तो भाग 1 से। भाग 1 में जो है कितना नंबर अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में है। और भाग 1 में किसका चर्चा है, तो सिंपल बात है 1 शुरू हो रहा है। तो पहले अपना देश के बारे में बताएंगे। तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है पूछेगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 1 में है। अब इसमें देखो 4 आर्टिकल लिखे हैं, 1, 2, 4। क्या लिखे हैं, 1, 2, 3, 4। अब 1 को जानना जरूरी है। मान लो कि तुम लोग बहुत अनुच्छेद याद कर लिया, 1 आर्टिकल नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम में ना आता लेकिन दिक्कत हो जाएगा। तो 1 क्या बोलता है, भाग आर्टिकल नंबर 1 बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 2 क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, और 3 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आर्टिकल 2 बोलता है क्या, आर्टिकल 2 बोलता है कि कोई देश, मान लो जैसे पाकिस्तान हो गया, नल्ला पाकिस्तान हो गया, चमगादड़ चीन हो गया है, ये सभी ज़्यादा बकबका रहा है, इस पर कर देंगे आक्रमण। क्या कर देंगे, आक्रमण। अगर कर दिए आक्रमण तो उसका छतरबा जो जीतेंगे उसको अगर भारत में मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, वो अनुच्छेद 2 में और 2 में बोला गया है। कैसे बोला गया, अनुच्छेद 2 में। यानी किसी देश पर आक्रमण करके या कोई देश अपना इच्छापूर्व भारत में मिलना चाहता है, जैसे मान लो श्रीलंका हालत ख़राब है, श्रीलंका चाहेगा हम भारत में अभी मिल जाए, तो किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा, अनुच्छेद 2 के तहत। नल्ला पाकिस्तान का भी मान लो हालत ख़राब हो गया, नल्ला पाकिस्तान भी बोलेगा कि हमको भारत में मिलना है, तो अनुच्छेद किसके तहत, 2 के तहत। यानी कोई विदेशी देश को अगर भारत में मिलाना है, कोई अलग देश को अगर भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया बाहर में जब तांडव करेगा तो होगा अनुच्छेद 2 के तहत बाहर में तांडव होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अंदर कोई नया राज्य का निर्माण करना हो, कोई राज्य के सीमा को छोटा करना हो, कोई राज्य के सीमा को बड़ा करना हो, कोई राज्य के नाम का परिवर्तन करना हो, तो ये सभी कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे, तो करेंगे आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत। यानी जब देश के अंदर अगर तांडव करना हो, ठीक है ना, नाम परिवर्तन, सीमा का बड़ा होना, कोई भी राज्य का सीमा का छोटा करना, नया राज्य का निर्माण करना, तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत करेंगे। जैसे तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 के, तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत झारखंड बना बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो ये आर्टिकल नंबर 3 के सहायता से। लेकिन सिक्किम जो है पहले एक अलग चोंगियार वंश के शासन था सिक्किम में, राज्य में, ठीक है ना। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम जो है भारत में मिल गया है। तो कौन आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। 2 क्या बोलता है, बाहर में तांडव करो, देश के बाहर जाओ, नल्ला पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इसको चटाचट दो और इसको कब्जा करके भारत में मिला लो, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 बोलता है कि देश के अंदर जितना भी तांडव करना है, देश के अंदर नया राज्य का निर्माण करो, कोई राज्य को तोड़ के नया राज्य का निर्माण कर दो, उसका सीमा परिवर्तन कर दो, उसका बाउंड्री को बढ़ा दो या बाउंड्री को हटा दो या नाम परिवर्तन कर दो, तो आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है 2 और 3 में जो किया है तांडव, आर्टिकल 2 के तहत, तो आर्टिकल 3 के तहत जो तांडव किया है, ये अनुच्छेद 368 के अंदर, यानी आर्टिकल नंबर 368 के अंदर जो संविधान संशोधन लिखा हुआ है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। यानी जो 2 और 3 में जो हम किए हैं संशोधन, 2 और 3 के तहत जो हम तांडव किए हैं वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा बात नहीं कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो अनुच्छेद में 368 में लिखा हुआ है संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत नहीं आएगा। जब संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा तो अर्थात ये सिंपल यानी साधारण
बहुमत से संसद में पारित कर देता है तो हो जाता है। समझ आ गया ना। तो बस यही है। और ये सब जब करने से पहले आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 ये सब में तांडव करने से पहले राष्ट्रपति को पहले सूचना दे देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जा रहे हैं आर्टिकल 2 के तहत पाकिस्तान को मिलाने, चीन को मिलाने, और आर्टिकल 3 के तहत को नया राज्य का निर्माण करने, नाम बदलने, राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे देते हैं। तो ये हो गया भाग 1। क्या हुआ? भाग 1। अब देखते हैं भाग 2। क्या देखते हैं? भाग 2। भाग 2 में तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता। क्या है? पूछेगा भाग 2 में क्या है, तो बोलना है भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 5 to 11 होगा। याद रखना, डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी, इसलिए भाग के साथ पढ़ रहे हैं। क्या होता है? खाली अनुच्छेद पहले चढ़ जाता है, दिक्कत हो जाता है। पूछेगा भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक है। अब देखो नागरिकता इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला सवाल पूछता है कि नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन हम लोग पर राज किया था, ठीक है ना। तो ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? तो हमारे देश में एकहरी नागरिकता है। एकहरी यानी एगो वोटर कार्ड रहेगा, उसी से राज्य में वोट दे दो, उसी को केंद्र में वोट दे दो। लेकिन अमेरिका में दोहरी, अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया नागरिकता के बारे में। और नागरिकता संबंधी कुछ भी कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। यानी किसको अधिकार दे दिया है? तो बोल दिया गया है संविधान में कि नागरिकता संबंधी जितना भी तांडव करेगा, नागरिकता संबंधी किसको नागरिकता भारत का चाहिए, कि कैसे भारत का नागरिकता मिलेगा, किसका नागरिकता को छीन लेना है, किसको नागरिकता दे देना है, कैसे हम लोग को नागरिकता मिला, ये सभी जितना भी नियम कानून था सबको नियम कानून बनाने किसको दे दिया? संसद। किसको दे दिया? कि संसद आप तुम नियम बनाओ, ठीक है ना। संसद को दे दिया तांडव करने। संसद में क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आता है, ठीक है ना। तो संसद को नियम कानून बनाने दे दिया। तो संसद जो है पहला नियम बनाया था। क्या बनाया था? भारतीय नागरिकता अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया है? 1955 बनाया है। और इसी के तहत कौन भारत के नागरिक हो सकता है, कौन भारत के नागरिक नहीं हो सकता है, सभी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जानते हैं, इसमें आर्टिकल मौजूद नहीं है, मेन नहीं है, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी के तहत कहा गया है कि मतलब भारत के नागरिक कौन हो सकता है? तो भारत के नागरिक के हम लोग क्या है? हम लोग जन्म से ही हैं। तो भारत के नागरिक प्राप्त करने का तरीका 5 है। क्या है? 5 है। एक है जन्म से, तो हम लोग जन्म से हैं। एक है वंशानुगत, यानी आपका जो है दादा परदादा पिता माता पिता को अगर है भारत का नागरिक तो आराम से मिल जाएगा। तो एक हो गया जन्म से, एक हो गया वंशानुगत। एगो कोई विदेशी आ गया, बोलेगा हम भारत के नागरिक लेंगे, तो बोलेंगे पंजीकरण कराओ। तो पंजीकरण के तहत एक होता है देशीकरण। देशीकरण मतलब भारत में बहुत दिन से रह रहा है, घुल मिल गया है, भारत के संस्कृति सभ्यता से घुल मिल गया है, तो उसको देशीकरण, जैसे एनी बेसेंट को और मदर टेरेसा को देशीकरण के तहत मिला था। और लास्ट में होता है कि कोई देश पर जा कब्जा कर लिए। कौन आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत कब्जा कर लिए। तो देश अब भारत में मिल गया है, नल्ला पाकिस्तान अब भारत में मिल जाएगा, तो वहाँ के नागरिक खुद भारत के नागरिक हो जाएगा। तो ये 5 तरीका है। अगर समाप्त करना है, किसी की नागरिकता को छीनना है, तो मात्र 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 तरीका। 3 में हो जाएगा टाटा फीस, ठीक है ना। 3 तरीका क्या है? तो पहला है कि वो अपना इच्छा से बोला हम भारत के नागरिक को त्याग कर रहे हैं, तो आराम से त्याग कर दो, कोई दिक्कत ना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अगर लटक नहीं बेटा तो ज्ञानी बेटा है। लटक नहीं देखा में लिखा रहता है, लटक नहीं बेटा तो ज्ञानी बेटा। यानी अगर दूसरा देश के नागरिक लिए तो भारत के नागरिक खुद समाप्त हो जाएगा। दूसरा देश के नागरिक लिया तो भारत के नागरिक खुद समाप्त हो जाएगा। जैसे सानिया मिर्जा कहाँ गई? पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान का नागरिकता अभी नहीं ली है। जैसे पाकिस्तान की नागरिकता लेगा तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त। क्या हो जाएगा? समाप्त, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा मान लो तुम भारत विरोधी काम कर रहा है, भारत के दुश्मन देश को साथ दे रहा है, तब तुम भारत के लिए आतंकवाद बन जाएगा। तो भारत के विरोधी काम करेगा तो तुम्हारा नागरिकता जो है भारत क्या करेगा? छीन लेगा। तो 3 तरीका हो गया छीनने का। अपने त्याग कर दो, या तुम दूसरा देश के नागरिकता ले लो तो गया तुम, या भारत तुम्हारा खुद ही छीन सकता है। तो ये सब था। तो ये था, और इसमें आर्टिकल से इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो ये था नागरिकता। क्या था? नागरिकता है। अच्छा बोलेगा नागरिक रहेंगे और बिना नागरिक नहीं रहेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है? जो भारत का नागरिक रहता है ना, उससे जो है अनुच्छेद नंबर अभी पढ़ाएंगे तो आप लोग को मौलिक अधिकार में 15, 16, 19, 29 और 30 ये पढ़ाएंगे। डायरेक्ट परीक्षा में पूछ देता है कि वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है, विदेशी व्यक्ति को नहीं। तो याद रखना,
अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 30, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है, बाकी बार विदेशी को नहीं मिलता है, याद रखना। अभी पढ़ाएंगे ये सब में क्या है तो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हम बात कर लिए भारत के नागरिक के बारे में, और कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसी में कानून 1955 में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम में बार बार संशोधन करते रहता है और नागरिकता के संबंधित कानून बनाते रहता है। तो अभी बनाया था, हाल ही में बनाया था, क्या बनाया था कि जो पाकिस्तान में हो गया, अफ़गानिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, जो अल्पसंख्यक था, अल्पसंख्यक बोले तो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो वहाँ अल्पसंख्यक था क्योंकि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, तो अल्पसंख्यक जो है वो आराम से भारत में आकर काफ़ी अच्छी तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। तो ये नियम कैसे बनाया गया, तो 1955 में बनाया गया। तो चलो ये हो गया। आप देखते हैं भाग 3। आप बोलेंगे इसमें आर्टिकल क्यों नहीं बताएं, क्योंकि आर्टिकल नहीं पूछता, जो बोले थे वो पूछता है, ठीक है ना। अब भाग 3 क्या है, तो भाग 3 जो है इसमें है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है, तो इसमें है मौलिक अधिकार। और ये कहाँ से होगा, तो 11 में समाप्त हुआ, तो ये होगा 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि मौलिक अधिकार, देखो किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए तथा उसका संपूर्ण विकास के लिए उससे कुछ अधिकार दिया जाता है देश की तरफ से, संविधान की तरफ से, उसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। लेकिन पूछता है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं, बताओ कर्तव्य कौन निभाया है, दोस्ती का, तो दोस्ती का कर्तव्य निभाया है रूस। जब जब भारत पर संकट पड़ा है तब दोस्ती का कर्तव्य निभाया है रूस, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से। लेकिन मौलिक अधिकार पूछेंगे तो अमेरिका से, ठीक है। तो यह याद रखना है। और मौलिक अधिकार को ही यानी भाग 3 को ही कहा गया है क्या, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। पूछेगा कि भारतीयों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो भाग 3 को यानी मौलिक अधिकार को ही कहा गया है, ठीक है ना। और बता दिए कि 15, 16, 19, 29, 30 नामक अनुच्छेद में जो शक्ति दिया गया है सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्राप्त होगा, ये बता दिए थे। और आगे बताएंगे कि अनुच्छेद जो 20 होगा और 21 होगा ये कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद नंबर 19 तो अपने खुद से समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद नंबर 19 जो है आर्टिकल 358 के तहत खुद मर जाता है, समाप्त। आपातकाल लगा, अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त, ठीक है ना। और सब आर्टिकल को फिर राष्ट्रपति के आज्ञा से समाप्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि आपातकाल के समय क्या होता है, सभी अनुच्छेद जो हमारा पावर है, मौलिक अधिकार है, उसको समाप्त कर दिया जा सकता है। लेकिन 20 और 21 का भी समाप्त नहीं होगा, याद रखना, 20 और 21 का भी समाप्त नहीं होगा। आप बोलेगा 20, 21 में क्या है, तो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे। हाँ, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। तो मौलिक अधिकार जो है ना, इसको बहुत सारा भाग में बांटते हैं। पहला होता है समता का अधिकार, क्या होता है, समता का अधिकार। दूसरा क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या होता है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पाँचवा जो है क्या है, तो पाँचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संपत्ति का अधिकार, क्या है, संपत्ति का अधिकार। अगला जो है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, या शिक्षा पर लिख देते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है ना। और अगला जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, खाली उपचार लिख रहे हैं हम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हम बताएंगे संपत्ति क्यों लिखे हैं, ये बता देंगे, संपत्ति भगा देंगे। तो देखो ये 12 से लेकर 35 तक में इतना चीज़ है, 12 से लेकर 35 तक में इतना चीज़ है। अब इसको बांटेंगे, समता का अधिकार होगा 14 से लेकर 18 तक, कितना होगा ये सब। देखो इस तरह करके पढ़ने पर क्या होता है कि समता का अगर बात करेगा तो ज़्यादा दिमाग इधर लगाना नहीं लगाना है। 100 लेके अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक दिमाग नहीं लगाना है, बस 14 से 18 तक में ही कोनो अनुच्छेद होगा, ठीक है ना। अगर स्वतंत्रता का बात करेगा तो वो 19 से लेकर 22 तक में ही कोई अनुच्छेद होगा। अगर शोषण की बात करेगा तो अनुच्छेद 23 या 24 ये दोनों में से कोई होगा। अगर धर्म की बात करेगा तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में ही कोई होगा। अगर संपत्ति की बात करेगा तो अनुच्छेद 31 होगा, लेकिन ये वर्तमान समय में इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना, ये हम बोलेंगे। और शिक्षा एवं संस्कृति की बात करेगा तो अनुच्छेद 29 या 30 में से कोई होगा, ठीक है ना। और पहले इसको लिखना चाहिए था, उसके बाद इसको लिखना चाहिए था। चलो संपत्ति थोड़ा यहाँ घुसा देते हैं और शिक्षा एवं संस्कृति थोड़ा ऊपर लेते हैं। तो लेते हैं हम क्या, शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं
संस्कृति, और यहाँ लिखते हैं संपत्ति। क्या लिखते हैं? संपत्ति लिखते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा एवं संस्कृति कहाँ बताए थे? तो ये हो गया 29, 30 हो गया, और संपत्ति क्या हुआ? 31। क्या हुआ? और उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32। अब बोलेगा 33, 34, 35 क्या है? तो 33, 34, 35 ये सेना का अधिकार दिया गया और इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये जो संपत्ति का जो अधिकार है, इसे आप लोग को पता है कि इसे जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिया समाप्त कर, बोला संपत्ति का अधिकार समाप्त। पहले क्या होता था पता है? पहले संपत्ति का अधिकार आता था ना, संपत्ति का अधिकार रह गया तो अब सरकार आ जाए कोई काम करने तो ज़मीन भी नहीं दे रहा है। अब मान लो सरकार के रोड बनाना है, हवाई जहाज़ के लिए बनाना है, ठीक है ना, ट्रेन का पटरी बिछाना है या कोई भी विकासात्मक कार्य करना है, तो लोगों ज़मीन भी नहीं देता था, बोलता था ये मेरा संपत्ति का अधिकार है, मेरा संपत्ति है, टैक्स भी नहीं देंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे, ये मेरे दादा का ज़मीन है, परदादा का ज़मीन है, मेरा पूर्वजों का ज़मीन है, हम देवे नहीं करेंगे। तो सरकार बोला ऐसे ना होगा, ऐसा तो विकास ही ना होगा। सरकार क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार बोला पहले समाप्त करो। ये लोग पगलवा मौलिक अधिकार समझ लेता है, और जब मौलिक अधिकार होता है उसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के प्रयोग करके डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार हनन होने पर डायरेक्ट हमको सुप्रीम कोर्ट हमको संरक्षण देता है, ठीक है ना। तो बोला सरकार रुक बताते हैं ये लोग को, ऐसा करते हैं संपत्ति के अधिकार को देते हैं, हटा देते हैं, न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। तो क्या किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसको बहुत ही लंबा दूर में फेंक दिया गया है, और अनुच्छेद 300 के को, क्या बोल रहे हैं? 300 के को में डाल दिया गया है। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। यानी आपका पड़ोसिया ज़मीन वहाँ छीनेगा या कोई आपको ज़बरदस्ती करेगा अगल बगल में ज़मीन उमीन के से, तो आप कानून की सहायता ले सकते हैं। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चल जाइएगा, ये नहीं, क्योंकि आप मौलिक अधिकार नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। चलो तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये क्या हुआ? टाइफिस हो गया। और पढ़ाएंगे अनुच्छेद नंबर 19 में। अनुच्छेद नंबर 19 में भी एक जगह लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, और वो भी 19 के 6 में पढ़ाएंगे, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वो पढ़ाएंगे आगे 19 के 6 में। चलो अगला देखते हैं क्या अगला देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो आर्टिकल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? कानून के समस्त समानता, कानून के समस्त समानता और कानून का समान संरक्षण की बात करता है। यानी बोलता है, अनुच्छेद नंबर 14 बोलता है कि कानून के समस्त सब बराबर हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है ना, अमीर हो गरीब हो, काले हो गोरे हो, महिला हो पुरुष हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी हो, कानून के समस्त सब बराबर हो। तो अनुच्छेद नंबर 14 बोलता है कानून के समस्त समानता, कानून के समस्त समानता। अब बताइए आप लोग कि कानून के समस्त अगर सबको बराबर कर देगा तो अच्छा बात है, बराबर है, लेकिन फिर बोलिएगा सर लेकिन देखते हैं विकलांग को हो गया है, ठीक है ना, विकलांग हो गया, बूढ़ा हो गया, महिला हो गया, बच्चा हो गया, इसको कुछ विशेष अधिकार क्यों दे दिया गया है? तो सही बात है, उसको विशेष अधिकार देना है, क्योंकि आप बताइए एक ही रेस में जो नाम पूरा हष्ट पुष्ट है, ठीक है, उसको खड़ा कर दिया है, विकलांग को खड़ा कर दिया है, महिला खड़ा कर दिया, बूढ़ा खड़ा कर दिया, बच्चा खड़ा कर दिया है, तो ये तो सबको समान तो बोल दिया कि एक ही रेस में हम सब दौड़ो। ये समानता का बात तो कर रहा है, लेकिन क्या बताओ उसमें कभी विकलांग जीत पाएगा? बूढ़ा जीत पाएगा? महिला जीत पाएगा? बच्चा जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो उसके लिए बोला है कि जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर हो, जैसे हो गया बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, विकलांग हो गया, महिला हो गया, ये सभी को कुछ प्रोत्साहन देंगे, ठीक है ना, कुछ आरक्षण देंगे, कुछ छूट देंगे, जिससे कि ये लोग भी आगे निकल नहीं सके, बल्कि सब लोग बराबर हो सके। तो इसलिए देखिएगा आप लोग ट्रेन में देखिएगा महिला डिब्बा, पुरुष डिब्बा नहीं मिलता है, महिला डिब्बा मिलता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ट्रेन में देखिएगा तो विकलांग का डिब्बा मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है कानून के समझ सबको बराबर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 2 चीज़ में याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 2 आता है, एक आता है कानून के समझ समानता का बात करता है कि कानून के समझ सब समान है, और कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण का भी बात करता है, ठीक है। 2 चीज़ बात करता है अनुच्छेद नंबर 14। समान बोलेगा कानून के समस्त समानता के बात जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कानून का समान संरक्षण बोले तो वही जो मतलब थोड़ा छूट दिया था, जो मतलब पिछड़ा हुआ वर्ग था उसको जो छूट दिया था वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ये देख लिया अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है ना।
तो 14 इसी में था। ठीक है, अब देखते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अनुच्छेद नंबर 15 क्या बोलता है? बोलता है पब्लिक पैलेस। पब्लिक पैलेस बोले तो पब्लिक पैलेस मतलब होता है क्या? सार्वजनिक स्थल जहाँ पर सभी पब्लिक के जाने के लिए कोई मना नहीं है। तो वही बोलता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि पब्लिक पैलेस में जाति के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के इत्यादि के आधार पर पब्लिक पैलेस में जाने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। इससे पहले क्या होता था प्राचीन समय में, स्वर्ण लोग जो था, ठीक है ना, वो क्या करता था, दलितों पर क्या करता था कि तुम इस तालाब से पानी नहीं पी सकता है क्योंकि हम लोग पीते हैं, तुम इस कुआं से पानी नहीं पी सकता है क्योंकि हम स्वर्ण जाति के हम लोग यहाँ से पीते हैं, तुम ये स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि तुम दलित हो। तो बोला था, ये नियम बना दिया और आर्टिकल नंबर 15 के तहत बोल दिया है कि पब्लिक पैलेस यानी सार्वजनिक स्थान पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यही कर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं 16 क्यों देखना है? तो 16 इसलिए देखना है इम्पोर्टेंट क्योंकि हम लोग जो नौकरियाँ तैयारी कर रहे हैं वो अनुच्छेद नंबर 16 में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 16 में ही लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है? बोलता है लोक सेवा में नियोजन। लोक सेवा में नियोजन, लोक सेवा में बोले तो नौकरी में नियोजन। तो बोलेगा नौकरी में नियोजन, लोक सेवा में नियोजन किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है। और लिख दिया गया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नहीं कि तुम दलित हो, तुम स्वर्ण हो, तो चलो दोनों को मतलब दलित लोग को नौकरी नहीं देंगे और स्वर्ण लोग को नौकरी दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 16 में लिखा है। अब बोलिएगा कि गुरु तो ऐसा बात है कि आरक्षण क्यों दिया गया है? तो भेदभाव तो सरकार कर रहे हैं, तो भेदभाव वो नहीं कर रहे हैं। फिर वही बताएंगे कि वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम देखें हैं कि हमारा समाज जो था प्राचीन समय में स्वर्ण लोग जो है बहुत ज़्यादा राज किए हैं दलितों पर। तो इस प्रकार जो है दलित लोग काफ़ी पिछड़ गया था, दलित लोग क्या हुआ था, काफ़ी पिछड़ गया था, ठीक है ना। और स्वर्ण का स्थिति अच्छा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है उसे भी उसके बराबरी करने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको आरक्षण दे दिया आगे निकल जाने के लिए नहीं, उसके बराबरी करने के लिए उसे आरक्षण दे दिया है। क्योंकि बिना उसके आरक्षण का जो है वो बड़े लोग के, अमीर लोग के सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। तो याद रखना है, ठीक है ना। तो हो गया अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 हो गया। अनुच्छेद नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 17 क्या बोलता है? बोलता है छुआछूत का अंत। अब छुआछूत नहीं लिखा हुआ मिलेगा अस्पृश्यता का अंत। क्या लिखा हुआ मिलेगा? अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचबिलिटी का अंत। तो पूछेगा बता किस अनुच्छेद में छुआछूत के अंत के बारे में बात किया गया है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात किया गया है, अनटचबिलिटी के अंत के बारे में बात किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 17। और इसका को अपवाद ना है, जैसे बताए थे इसमें कि 14 में भी अपवाद था कि किसी को आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है ना। 15 में भी अपवाद था, लेकिन इसका को अपवाद ना है, चाहे कोई भी जाति हो, ठीक है ना, कोई भी जाति हो, सबके लिए नियम सेम है। ये नहीं कि दलित लोग छुआछूत मतलब अस्पृश्यता का नियम मान रहा है, विरोध कर रहा है, तो सबके लिए एक ही कानून है, ठीक है ना। ये नहीं कि दलित लोग जो है छुआछूत मान सकता है, स्वर्ण लोग छुआछूत मान सकता है, ऐसा नहीं, सबके लिए एक ही नियम कानून 17, ठीक है ना। 18 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 17। 18 क्या है? 18 बोलता है उपाधियों का अंत, बोलता है ना उपाधि का अंत करो। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं समता की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? समता का बात कर रहे हैं। अब ऐसा ना है कि कोई नाम धारण कर लिया, हम सम्राट को उपाधि धारण कर लिया, कोई बोल रहा है महाराज, कोई बोल रहा है महाराजाधिराज, कोई बोल रहा है विक्रमादित्य, कोई बोल रहा है सुल्तान, ठीक है ना। तो इस तरह उपाधि, कोई बोल रहा है राय बहादुर, जैसे महात्मा गांधी को उपाधि मिला था केसर हिंद, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को उपाधि मिले थे क्या? नेताजी। तो बोला था ये सब पहले हटाओ, यानी उपाधि का पहले अंत करो, क्योंकि उपाधि मिलने पर वो लगता है कि सबसे अलग हो गया है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को उपाधि दे दो तो वो लगता है समता की बात कहाँ हो रहा है, फिर उसको हम अलग लेवल दे दिए, ठीक है ना। तो बोला पहले उपाधि का अंत करो। तो बोलेगा उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधि का अंत अनुच्छेद नंबर 18 में है। लेकिन सेना के क्षेत्र में जो उपाधि मिलता है, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, कर्नल हो गया, ठीक है ना, तो सेना के क्षेत्र में जो उपाधि मिलता है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विद्या के क्षेत्र में जो मिलता है, विद्या के क्षेत्र में जो उपाधि मिलता है, जैसे PhD करते हैं, डॉक्टर का उपाधि मिल जाता है, तो ये सभी लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, तो ये सभी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा अगर हमको मान लीजिए कि विदेशी को मिल रहा है, विदेशी जैसे केसर हिंद का उपाधि इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था, नेताजी का उपाधि जर्मनी के द्वारा दिया गया था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। तो बोलिएगा अगर मान लो कि विदेश का हमको उपाधि दे रहा है, तो क्या हम को लेने के कोई उपाय ना है? हाँ, लेने का उपाय है। राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति बोलेगा ले लो उपाधि तो ठीक है, नहीं तो देखते रह जाओ, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 18। 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल नंबर अगर 19 बोलें, आर्टिकल नंबर 19, तो 19 नंबर आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हम लोग को सबसे जो मेन स्वतंत्रता जो हम लोग को प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 19 प्रदान करता है। देखो बोलेगा कि बताओ बोलने की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल नंबर 19, 19 के ए, ठीक है ना, कभी 19 नहीं लिख देगा 19 के ए, तो 19 के ए मारना, क्योंकि 19 के ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, 19 के डी भी होता है, 19 के ई होता है, 19 के एफ होता है, और 19 का जी भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारा है, लेकिन पूछेगा बोलने का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 19, 19 में कौन? तो 19 का ए, ठीक है ना। प्रेस का स्वतंत्रता, प्रेस यानी मीडिया, तो प्रेस का स्वतंत्रता आर्टिकल 19, 19 के ए, ठीक है ना। मीडिया का स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19, 19 के ए, ठीक है ना। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। मौन रहने की स्वतंत्रता, सब है 19 के ए। क्या है? विचार बोले तो जो हमारा मन में आ जाए विचार, उसको अभिव्यक्त करना है, लिख के हम अपना मन के विचार को अभिव्यक्त कर दें, या बोल के कर दें, या हम बोलेंगे बोलने का मन ना है तो मौन रहेंगे, या गा कर दें, ये सभी क्या है? आर्टिकल नंबर 19 में। तो क्या बोले हैं? प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सब अनुच्छेद नंबर 19 में है, 19 के ए में है। तो आप बोलिएगा इतना जो लिख दिए हैं ये क्या है? तो इसको फटाफट कर सुन के निकल जाइए, उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन सुन के निकल जाइए। तो 19 के ए में बोलता है क्या? विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। 19 के बी में बोलता है कि हमको सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तो 19 का बी बोलता है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 का सी बोलता है कि सभा एवं सम्मेलन किए हैं, तो मान लो सभा हम किए और बहुते लोग भीड़ लगा दिया, बहुते लोग हमारा सभा में आ गया, तो मेरा दिमाग में आ गया कि चलो सभा में तो बहुत लोग आ गया है, इसका संगठन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? संगठन बना लेते हैं। तो इसका जाए क्या? संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी। तो इसमें क्या था? इसमें सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता था, और इसमें क्या हो गया? सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और 19 का डी बोलेगा क्या है? तो 19 का डी बोलता है तुम भारत में कहीं भी घूमो, भारत में कहीं भी घूमने का स्वतंत्रता है, यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19 का डी। तो 19 का या मान लो घूमने फिरने गया और हमको पसंद आ गया, वाह कश्मीर बड़ा मस्त है, ठीक है ना, खाली वहाँ आतंकवादी ना हो तो बड़ा मस्त है, स्वर्ग है, ठीक है ना, तो बड़ा मस्त है, ठीक है ना, यहाँ बस जाते हैं। तो 19 के ये बोलता है बस जाने की स्वतंत्रता। क्या बोलता है? बस जाने की स्वतंत्रता। अगर हम बस गए, क्या कर गए? बस गए, तो बस गए तो हमको वहाँ पर बसेंगे तो ऐसे जिंदा रह पाएंगे? अरे संपत्ति चाहिए ना, तो संपत्ति चाहिए, तो यहाँ बोलता है संपत्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलता है? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो बताए थे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है और 300 के को में डाल दिया गया है। तो यहाँ समाप्त हुआ, तो यहाँ भी क्या हुआ? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता समाप्त हो गया है, ठीक है ना। लेकिन संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे कि हम नहीं बोलेंगे कि सरकार मांगेगा जमीन वमीन, तो नहीं बोलेंगे कि हमर है, ले सकता सरकार आराम से ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसके बदले कुछ मुआवजा देगा। तो बोलेंगे, तो 19 के जी क्या बोलेगा? 19 के जी बोलेगा तुम वहाँ बस गया है तो तुमको कुछ व्यापार कर सकता है ना, व्यापार करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरेगा। तो ये बोलता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या बोलता है? व्यापार करने की स्वतंत्रता बोलता है 19 का जी। अब व्यापार करने की स्वतंत्रता ने समझना, तुम करना आदमी व्यापार करने लगना, गाया का व्यापार करने लगना, ठीक है ना, बम का, गोला के, बारूद का विस्फोट करने लग रहा तो तुमको निपटा देगा, ठीक है ना। तो मेन तुम्हारा 19 का ये था। 19 के में क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता 19 के, या 19 भी लिखा रहेगा, ए नहीं देगा तो 19 लिखा रहेगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के ए, या 19 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 19 तक हो गया है, ठीक है। 19 किसमें? स्वतंत्रता का खाली बोले, क्या बोले? स्वतंत्रता, यानी इसमें आ गया, ठीक है ना। 19 के बात करें 20, क्या करें? अनुच्छेद 20 का बात करें। तो अनुच्छेद 20 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 20 बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। क्या बोलता है? बोलता है दोष सिद्धि, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। दोष सिद्धि मतलब जैसे मान लो को अपराध कर दिए हैं, जैसे बकरी चोरी कर लिया है, या किसी को लेकर लड़का लड़की भाग गया है और लड़कियाँ बोल रहा है ना हमको जो है बहला कर फुसला कर ले भागा है, तो छोटा बच्ची हो गया जो बहला कर फुसला कर ले भागा है। तो वही मान लो कि अपराधों के लिए जब दोष सिद्ध हो गया, हमको अपराध किए हैं और दोष सिद्ध हो गया कि हाँ हम भी अपराध किए हैं, तब भी हमको देखो मौलिक अधिकार हमको संरक्षण दे रहा है, मौलिक अधिकार तब भी हमको संरक्षण दे रहा है। तो बोलेगा अनुच्छेद नंबर 20 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। इसमें 3 बात करता है। कितना बात करता है? 3 बात करता है। कितना बात करता है? 3 बात करता है। बोलता है कि अपराध हम कर दिए हैं और दोष सिद्ध हो गया कि हम ही अपराध किए हैं, तब भी हमको भारतीय संविधान जो है 3 मौलिक अधिकार देता है। कितना मौलिक अधिकार देता है? 3 मौलिक अधिकार देता है। पहला मौलिक अधिकार क्या है कि दोष अगर सिद्ध हो गया, मान लो अभी बताए थे कि कोई, अभी बहुत सारा इस तरह चल रहा है सही है कि कोई लड़का लड़की भाग गया, दोनों की मर्जी वो भाग गया और लड़की अब लाया
मेरा बेटे तुम बहला फुसला कर भागा, लड़की पर दबाव बनाया, तो लड़की भी बोल दिया हाँ हमको किडनैप कर लिया है, हम इसके साथ नहीं भागे हैं, छोटी बच्ची हो क्या, वो डायलॉग है ना, तो वही तो बोला छोटी बच्ची है, अभी मेरा 18 साल नहीं पूरा है, हमको किडनैप करके ले भाग गया, तो फंस जाएगा तुमको तो फंसा दिया बबुआ, तो फंसा दिया तो क्या होगा, तो आपको तुमको अनुच्छेद 20 के तहत 3 गो अधिकार मिलेगा। पहला क्या, तुमको जो कानून मिलेगा उस समय जो कानून है, ठीक है, जिस समय तुमको गिरफ्तार किया है उस समय जो उसके लिए यानी भगाने के लिए या किसी को अपहरण करने के लिए जो कानून बना है, जो नियम बना है, उसी के तहत तुमको सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज तुम किसी लड़की को लेकर भाग गया है, ठीक है ना, और कल तुमको गिरफ्तार हो गया, आज क्या हुआ, गिरफ्तार हो गया और कल नियम बन जाए कौन चीज़, कल तुम्हारा नियम बन जाए कि या 1-2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 महीना के बाद, 1 साल के बाद नियम बन जाए कि जो लड़की को अपहरण करेगा, लेके भागेगा, उसको मौत की सज़ा क्या दे देगा, मौत की सज़ा। तो क्या तुमको मौत की सज़ा मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं, तुमको जब गिरफ्तार किया था उस समय नियम कौन सी था, उसके हिसाब से सज़ा मिलेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद कोई नियम का नया बन गया तो उसके हिसाब से नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना, पहला क्या बोलता है, अनुच्छेद 20 बोलता है, दोषसिद्धि क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को सज़ा उस समय बना हुआ कानून के अनुसार, उस समय तक बने हुए कानून के अनुसार ही मिलता है, नहीं कि भविष्य में आने वाले कानून के अनुसार। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है एक ही गलती की एक ही सज़ा, यानी किसी को लेकर भाग गए तो एक बार गलती कर दिए हैं, सज़ा हमको मिल गया, जेल काट के निकल गए हैं, फिर दूसरा बार को पुलिस को लगा कि बदमाशी कर रहा है, पड़ोसी को लग रहा है कि बदमाशी कर रहा है, फंसा देंगे, बोलेगा फिर इसको गिरफ्तार कर लो, तो ये वजह लेकर भागा था ना, भैया ले भागा था ना, तो ऐसा ना हो सकता है, एक गलती का एक ही सज़ा, एक गलती का एक ही सज़ा। और तीसरा होता है, तो तीसरा चीज़ बोलता है क्या, किसी भी व्यक्ति को, मान लो तुम्ही को है गिरफ्तार कर लिया है, तो तुमको ही नहीं बोलेगा कि तुम स्वयं के खिलाफ गवाही दो, तुम गवाही दो कि तुम किडनैप किया है, तुम गवाही दो कि किडनैप किया है, ठीक है। जैसा फिल्म में दिखाता है कि पुलिस पकड़ लेता है, पूरा हीरोबक मार रहा है, एकदम पिछवाड़ा में मार रहा है कि बताओ तुम कबूल करो कि तुम अथी किया है, वैसा नहीं कर सकता है, फिल्म में ऐसे दिखा देता है, ठीक है ना। तो वो ऐसा बाध्य नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पहला क्या बताए थे, दोषसिद्धि में क्या बताए थे, अनुच्छेद नंबर 20 में दोषसिद्धि का अधिकार है। पहला क्या बताया था कि हमको सज़ा मिलेगा, उस समय तक बना हुआ कानून के अनुसार मिलेगा। दूसरा नंबर, एक गलती का एक ही सज़ा मिलेगा। तीसरा नंबर क्या, हमें स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो 20 था ये। 21 देखो, 21 क्या है, तो अनुच्छेद 21 देखते हैं। 21 बोलता है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, यानी मेरा प्राण कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है ना। ये मेरा जो देह जो है ये कोई नहीं छीन सकता है। देह को सरकार का कर्तव्य बनता है कि मेरा जो शरीर है इसको स्वस्थ रखने में मदद करे, ठीक है ना। यानी प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता क्या है, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। सब नहीं बताएंगे क्योंकि मौलिक अधिकार में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बता रहे हैं। फिर बाकी बार फिर जो मेन रहेगा वो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं सोना, सब बताएंगे, ठीक है। तो प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 क्या बोलता है, बोलता है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को प्राण लेने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, ठीक है ना। उसका देह को छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है ना। और उसके प्राण के लिए, उसके देह के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा पर्यावरण, उसके स्वास्थ्य के लिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसको उपलब्ध कराएं। इसलिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन 2010 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। और बोलता है कि अगर सरकार प्राण अगर छीनबो करेगा ना, सरकार अगर प्राण लेगा भी, आप बोलेगा सर ऐसा बताइए कि प्राण जो है फांसी सज़ा क्यों दे देता है, जब मेरा मौलिक अधिकार है कि प्राण किसी का नहीं छीना जा सकता है, तो फिर फांसी सज़ा क्यों देता है। तो वहाँ लिखल है कि अगर किसी का प्राण लेना भी है, हम लोग का नहीं, सरकार को बात कर रहे हैं, ठीक है ना, न्यायालय का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी का प्राण लेना भी है तो न्याय उचित ढंग से, यानी जो संविधान में वर्णित है, जो कानून बना हुआ है, उसके तरह का हम फांसी उसके तरह जो है हम उसका प्राण ले सकते हैं, न्याय उचित ढंग से। अब तुम लोग बोलता है कि देखा कि जब कोई मतलब रेप कांड हो जाता है, बहुत खराब घटना है, तो आप लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि इसको जो है वृक्ष चौराहे पर लटका के फांसी देना चाहिए, इसको जो है हाथी के तले कुचलवा देना चाहिए, इसको काट के कुत्ता को खिला देना चाहिए, इसको काट के नमक डाल देना चाहिए, इस तरह बहुत सारा बोलते हैं। लेकिन नहीं, संविधान ने बोलता है कि अगर किसी का प्राण भी लेना है तो न्याय उचित ढंग से लीजिए, यानी जो उचित ढंग है, उचित ढंग क्या है, तो फांसी है। फांसी सब सार्वजनिक स्थल में नहीं, जहाँ जेल में पड़ता है, ठीक है ना। तो उचित ढंग से फांसी लिया जाए, ठीक है ना। तो ये बोलता है क्या, तो यही है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। और प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हम लोग को खुद अपना प्राण लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग खुद अपना प्राण ले रहे हैं, अगर बच गए तो हम पर भी क्या हो सकता है, हम पर भी हो सकता है क्या, तो हो सकता है जेल हो सकता है, ठीक है ना, मुकदमा हो सकता है। तो किसी को भी अपना प्राण लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अनुच्छेद 22। अब देखो यहाँ पर क्या, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए,
ठीक है ना। देश में आपातकाल लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल हो या कोई भी आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपातकाल हो, कोई भी आपातकाल लग जाए तो मेन तो राष्ट्रीय आपातकाल है। तो उसके अंतर्गत जो है सब अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में जितना है सबको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन 20 सबों में किसको समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है कि 20 सबको क्या करता है, गिरफ्तारी अगर कर लिए, मुकदमा अगर सिद्ध हो गया तो हमको दोष सिद्धि का अधिकार देता है। अगर जहाँ ये भी समाप्त हो गया तो हमको दोष सिद्धि का अधिकार भी नहीं देगा, बोलेगा चलो इसको फांसी से चढ़ा दे, तो हो जाएगा दिक्कत, ठीक है ना। और 21 क्या बोलता है कि हमारा प्राण जीने का अधिकार है, दैहिक अधिकार है, ठीक है ना। तो जीने का अधिकार क्या है, अनुच्छेद नंबर 21 में है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हमको ये भी समाप्त कर देगा आपातकाल के समय, तो जहाँ इंदिरा गांधी जैसे थोड़ा अथी हो गया तो सबको देगा, मरवाइए देगा। इसलिए आपातकाल के समय दोनों कभी कैंसिल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी देख लिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कहाँ, तो अब बढ़ते हैं इसमें कहाँ भाग गया, तो अब बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण में आता है 23 और 24। तो 23 क्या बोलता है, 23 बोलता है, अनुच्छेद नंबर 23 बोलता है कि मानव का दुर्व्यापार, क्या बोलता है, मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार यानी मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, और बालात शरम नहीं करवा सकते हैं। दुर्व्यापार बोले तो जैसे मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मानव का खरीद बिक्री कैसे, आप लोग देखेंगे राजा हरिश्चंद्र फिल्म या देखे होंगे, तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म में क्या होता है, तो राजा हरिश्चंद्र बिक जाते हैं, ठीक है ना। यानी बंधुआ मजदूर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। तो यानी मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकता है। अभी भी बहुत लोग देखता है कि मतलब लड़की उड़की का मतलब बेच उच देता है, बहुत ख़राब है। तो दुर्व्यापार नहीं कर सकता है। अब बालात शरम बोले तो बलपूर्वक किसी को आप हटवा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले के जैसा युग में कि तुम मेरा चलो काम करो, बलपूर्वक ले गए, तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, मेरा जूता धोना पड़ेगा, मेरा खेत में काम करना पड़ेगा, बलपूर्वक काम करना पड़ेगा। ऐसा बलपूर्वक काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर काम उसको मन है तो मन से अपना मर्जी से काम करेगा, और जब अपना मर्जी से काम करेगा तो पैसा भी तुमको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बलपूर्वक काम करवा लिया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 23 बोलता है, ठीक है, यानी शोषण से हमको मुक्ति देता है, शोषण से मुक्ति। अनुच्छेद नंबर 24 क्या बोलता है, अनुच्छेद नंबर 24 बोलता है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, 14 वर्ष से कम आयु का अगर बच्चा है तो उसे 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसे कर कारखाने तथा जोखिम भरे कामों में नहीं डाला जा सकता है। क्या बोलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसे कर कारखाने या अन्य जोखिम भरे काम में नहीं डाला जा सकता है। तो क्या बोलता है, अनुच्छेद नंबर 14 बोलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ एक चीज़ छूट गया है, 21 में ही वो है 21 का है, क्या है 21 का है, क्योंकि हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी हमें जीने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है, जीने का अधिकार है। तो जीना मतलब क्या हुआ, जीना मतलब हुआ कि एक अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करके जिए। अगर हमको शिक्षा नहीं मिला तो शिक्षा के बिना मानव जो है पशु के समान है। इसलिए 21 के ए में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 21 के ए में 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य का कर्तव्य नहीं है, यानी पालन करना है तो करना है, क्योंकि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है, ये मेरा अधिकार है, ठीक है ना। राज्य को इसको पूर्ति करवाना है, ठीक है ना। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया है 21 के ए में। पूछेगा 6 से 14 बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है, तो अनुच्छेद 21 के ए में कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में मनुष्य जो है पशु के समान है, फिर उसका जीवन का कोई मतलब ही ना है, ठीक है ना, यानी अच्छी तरह से जीने के लिए, ठीक है। तो 24 में क्या बताए थे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या सब जो देखते हैं कि छोटा बच्चा जो है, जैसे सीरियल में जो काम करता है, छोटा बच्चा कृष्णा जी बन गए हैं, बहुत सारा छोटा बच्चा सीरियल में काम करता है, तो क्या वो भी तो 14 वर्ष से कम में है, तो उस पर लागू ना होता है। तो जोखिम भरा काम नहीं है, ठीक है ना। और वो जो काम कर रहा है वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं कराया जा रहा है, उसका माँ पिता से किससे पूछ कर कराया जा रहा है। और माँ पिता यहाँ पूछ देगा तो यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ माँ पिता से पूछ दिया है और वहाँ पर उसका कौशल का विकास हो रहा है, उसका बुद्धि का विकास हो रहा है, और सब लोग उसको क्या कर रहा है, प्यार पूर्वक काम करवा रहा है, ठीक है ना, बहुत प्यार पूर्वक करवा रहा है, तो वो जोखिम भरा काम नहीं है। अब पहुँचते क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसे पढ़ते हैं, धार्मिक में, ठीक है ना। तो धार्मिक कहाँ से, 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27 और 28 इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। 25 से उसके बाद खाली सुन लेना है आप लोग को, ठीक है ना। 25 क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति बोले तो व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति का बात करता है, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति पर्सनल, ठीक है ना, कोई भी धर्म मान सकता है, उसी तरह का आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है अनुच्छेद नंबर 20 के तहत। तो बोलेगा किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का आज़ादी
उसका आचरण करने की आज़ादी, उसका प्रचार प्रचार करने की आज़ादी। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 25 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 26 क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट हो गया। 26, 27, 28 खाली सुन लीजिए आप लोग। 26 क्या बोलता है? क्योंकि अभी धर्म के मामले में बहुत सारा सवाल उठ रहा है, ठीक है ना। ये मेरा अधिकार है, हिजाब उजाब बहुत सारा है, ठीक है ना, तो इस जानना जरूरी है। 26 क्या बोलता है? बोलता है कि धार्मिक एक ही जैसे धार्मिक समूह के लोगों के द्वारा, एक ही जैसे धार्मिक समूह का यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर पर्सनल बोले थे, यहाँ समूह बोल रहे हैं। तो एक ही जैसा धार्मिक समूह के लोगों के द्वारा, धार्मिक समूह के लोगों के द्वारा अपना जो है धार्मिक संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान का स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ धार्मिक संस्थान का स्थापना का बात कर रहे हैं। और 27 नंबर में बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपना धार्मिक संस्थान में क्या देता है? दान देता है, ठीक है ना। ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट चलाता है, तो उस व्यक्ति को कर देने के लिए राज्य सरकार बाधित नहीं कर सकते हैं कि हमको तुम कर दो, इतना दान दे दिया है, तुम बहुत पैसा कमाता है, हमको कर दो, तो उसको कर देने के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखता हूँ कितना लोग मतलब बड़ा बड़ा जो होता है मंदिर में ट्रस्ट में दान करते रहता है और वहाँ पर अपना 2 नंबर काम कितना लोग कर भी लेता है, ठीक है ना, तो उसके बाद नहीं कर सकते हैं। और 28 नंबर क्या बोलता है? नंबर 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 28 बोलता है कि कोई विद्यालय है, कोई भी स्कूल है, अगर वो राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित है, जैसे सरकारी स्कूल जितना है सब तो राज्य के द्वारा चलाया जाता है, राज्य के द्वारा ये सब कुछ मैनेज किया जाता है, वेतन सब चीज़, ठीक है ना, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 25 क्या बोला है? कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। 26 क्या बोला है? कि धार्मिक समूह के द्वारा धार्मिक धार्मिक संस्थान का स्थापना कर सकता है। 27 क्या बोला है? 27 बोला है कोई व्यक्ति अगर दान दे रहा है, धार्मिक संस्थान में दान दे रहा है, तो उसको कर के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं। 28 क्या बोलता है? बोलता है कि अगर सरकार के द्वारा कोई स्कूल या शिक्षा संस्थान चलाया जा रहा है पूरी तरह से, तो उस पर जो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देख लिए हैं कितना तक अब पहुँचते हैं, कहाँ धर्म पहुँच गए हैं। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति में 2 चीज़ आता है, कहता है अनुच्छेद 29 एक अनुच्छेद 30। शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति मतलब क्या हुआ? संस्कृति मतलब हुआ कि मेरा बोली, मेरा लिपि, मेरा रीति, मेरा रिवाज, यही तो मेरा संस्कृति है। भारत में देखो सब पूरा राज्य में अलग अलग संस्कृति विद्यमान है, ठीक है ना। सबका बोली अलग, लिपि अलग, भाषा अलग, उसका रीति रिवाज, रहन सहन के तरीका, ये उसका संस्कृति है, खान पान का तरीका, ये क्या है? संस्कृति। तो वही बोल रहा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद नंबर कहाँ दिया है? तो अनुच्छेद नंबर 29-30 में। कहाँ पर? 29-30 में। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? बोलता है कि किसी को भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, लिपि के आधार पर, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, इसके आधार पर उसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। क्या बोलता है? कि किसी के बोली, लिपि, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर उसको किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। यानी कोई सरकारी स्कूल है, उसमें बोलेगा कि जैन धर्म के लोग चाहेगा पढ़ने। जैन धर्म में 2 शाखा होता है, एक होता है महायान, एक होता है हीनयान। तो महायान वाला क्या होता है? सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, हीनयान वाला नंगे आ जाता है। तो अगर वो लोग भी पढ़ना चाहेगा तो हम मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिख धर्म के हो या बौद्ध धर्म के हो या ईसाई धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो या हिंदू हो, कोई भी पढ़ना चाहेगा तो मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, भले ही स्कूल का एक अथी होता है, एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए बाहर कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में सब बराबर दिखे, समता का अधिकार दिखे, तो उसके लिए स्कूल में एक क्या होता है, इसको यूनिफॉर्म लागू होता है, ठीक है ना। अगर उसको मन नहीं लगा, मान लो कि जैन धर्म के लोग होता है तो उसको मन नहीं लगेगा, जिसका कि अधिकतर स्कूल में उसके लिए जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के या मुस्लिम धर्म के है, तो वहाँ उसका अगर उसके जैसा माहौल नहीं मिलेगा तो उसको थोड़ा मन नहीं लगता है पढ़ने में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक को ध्यान देना है कि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक को बोलता है। किसको बोलता है? अल्पसंख्यक। तो भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है? तो भारत अल्पसंख्यक मतलब होता है कि जिसका संख्या धर्म की दृष्टि से कम हो, भाषा की दृष्टि से कम हो, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? तो हो गया क्या? मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी हो गया, ये सभी क्या है? तो अल्पसंख्यक है। तो 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक को संरक्षण देता है। 30 क्या बोलता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक चाहे तो अपना मनपसंद जो है स्कूल शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकता है। बोलेगा हो इसमें पढ़ने में मज़ा नहीं लग रहा है, सरकारी स्कूल में सब लोग मिल के पढ़ता है, हमको मन नहीं लगता है, हम बहुत कम है, जैन धर्म के लोग बौद्ध धर्म के बोल रहा है, ठीक है, कोई भी धर्म का बोल रहा है जो अल्पसंख्यक है, वो बोलेगा अलग से हम शिक्षा संस्थान का स्थापना करते हैं, तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मदरसा जो है इसी के तहत में स्थापना किया गया है, मदरसा, ठीक है ना, मदरसा इसी तहत स्थापना किया गया है। अब अनुच्छेद नंबर 31 संपत्ति का अधिकार, इसके बताए दिए हैं कि इसके बारे में बता दिए हैं कि इसको जो है संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसको हटाकर
300 के को में डाल दिया गया है और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपचारों का अधिकार। क्या है? उपचारों का अधिकार। तो उपचार मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। और उपचार मतलब सोचेंगे वो बीमार जो पड़ जाता है ना, उसको उपचार, जब हॉस्पिटल में जाते उपचार कराने, वो बोला नहीं वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ उपचार करेगा किसका? तो यहाँ उपचार करेगा जितना भी नीचे अधिकारी है, न्यायालय है, ठीक है, उसका उपचार करेगा कि तुम अपना अच्छा काम करो, ठीक है ना। पहले याद रखना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। क्या क्या है? तो बोलेगा बताओ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान के आत्मा उपचारों थी, अनुच्छेद नंबर 32 यानी उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। लेकिन ऐसे पूछेगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऐसे पूछेगा तो हो जाएगा क्या? प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। अब बोलेगा कि इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? इतना महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि अनुच्छेद नंबर 32 क्या कहता है कि अनुच्छेद नंबर अगर 32 नहीं रहेगा, अनुच्छेद नंबर अगर 32 नहीं रहेगा तो जितना भी उपरांत पढ़े हैं सबको काम का नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारा समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये सभी तुम्हारा सरकार दे नहीं रहा है, राज तुमको नहीं दे रहा है, ठीक है, तुमको हानि पहुँचा दिया है, तो तुम क्या करेगा? मुँह ताकेगा, टुकुर टुकुर मुँह नहीं ताकेंगे। तो बोलता है अनुच्छेद नंबर 32 बोलता है आई एम जिंदाबाद। अनुच्छेद नंबर 32 बोलता है कि अरे हम है ना, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत अगर मेरा भी कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि सरकार मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो डायरेक्ट हमको सुप्रीम कोर्ट, समझ रहा है, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा, जा सकते हैं, ठीक है ना। और उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? 5 तरह का रिट जारी करेगा। तो अनुच्छेद 32 एक होता है अनुच्छेद 226 होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 एक होता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। अगर हम हाई कोर्ट चल गए तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करेगा और दोनों रिट सेमे है। क्या है? सेमे है। पहला क्या होता है? पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। थोड़ा सुन लो आप लोग, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। क्या होता है? परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। चौथा क्या होता है? चौथा होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। और छठा क्या होता है? अधिकार परीक्षा। क्या होता है? अधिकार परीक्षा। इसको इंग्लिश में बोल देता है तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, इसको बोलेंगे मैंडेमस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोहिबिशन, इसको बोलेंगे उत्प्रेषण को सर्टिओरी, और इसको बोलेंगे कुओ वारंटो। क्या बोलेंगे? कुओ वारंटो। अब बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बोलता है? तो नियम है, और आप लोग को शायद आर्टिकल नंबर 22 बताए थे, आर्टिकल नंबर 22 बताए थे क्या? आर्टिकल नंबर 22 अगर नहीं बताएं तो सुन लीजिए। आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 22 बोलता है कि गिरफ्तारी के, क्या बोलता है? गिरफ्तारी एवं निरोध अधिनियम से संरक्षण। अगर मान लो हमको गिरफ्तारी करने आ गया तो बोलेगा बता गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण तथा निवारक निरोध अधिनियम से संरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद नंबर 22 देता है, अनुच्छेद नंबर 22 देता है, ठीक है ना। और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कैसे रहता है? तो हमको बोलता है कि अनुच्छेद नंबर 22 बोलता है कि अगर तुम्हारा को गिरफ्तार करने आ रहा है, पहले उसको पूछो गिरफ्तार करने का कारण कौन चाहिए, पहले बताओ। क्या बोलता है? गिरफ्तार करने के कारण क्या है, पहले बताओ। दूसरी बात बोलता है गिरफ्तार करने का कारण बता दिया है, सही बात है, लेकिन हमको जो गिरफ्तार करके ले गया जेल में, तो ले गया तो हमको 24 घंटा से अधिक हमको जेल में नहीं रख सकता है, 24 घंटा से अधिक हमको जेल में नहीं रख सकता है। अनुच्छेद नंबर 22 से बोलता है अगर जेल में रख लिया 24 घंटा अधिक नहीं रखा है और हमको पहुंचा दिया, जब 24 घंटा के अंदर हमको उसको हाई कोर्ट के सामने पहुंचाना होता है, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट में अगर पहुंचा दिया है तो हमको अपना मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार है। तो अनुच्छेद नंबर 22 क्या बोलता है? बोलता है गिरफ्तारी के विरुद्ध और निवारक निरोध अधिनियम के विरुद्ध हमको संरक्षण देता है। और क्या हमको इसके तहत हमको 3 चीज़ पूछने का अधिकार है। पहला क्या कि हमको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, कारण बताइए। दूसरा क्या, गिरफ्तार अगर कर लिए हैं तो 24 घंटा तक हमको 24 घंटा के से अधिक हमको जेल में नहीं रख सकते हैं। 24 घंटा के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में कोर्ट में पहुंचाना पड़ेगा। अगर कोर्ट में पहुंचा दिए हैं तो फिर हमको मनपसंद वकील करने का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 22 के तहत। लेकिन निवारक अधिनियम, क्या बोल रहे हैं, निवारक अधिनियम के तहत जहाँ गिरफ्तार किया तो फिर तुमको जो है बिना कारण बताए और तुमको 3 महीना तक जेल में रख सकता है। काफ़ी खचरा है, ठीक है ना। निवारक अधिनियम काफ़ी खचरा है, बिना कारण बताए तुमको 3 महीना तक गिरफ्तार कर सकता है। ये निवारक अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि देश की सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। जैसे मान लो कि पता चल गया कि कोई आतंकवादी है, या कोई मान लो पता चल गया कि कोई बम पटकने वाला है, या सार्वजनिक स्थल में दिल्ली में, पटना में, बम्बई में या कहीं भी बम पटकने वाला है,
तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि बम्मा पटक था तोरा पकड़बो, बम्मा पटक था तोरा पकड़बो, इस तरह तो इंतजार नहीं करेंगे। तो उसको पहले क्या करेंगे, निवारक अधिनियम के तहत उसको पहले गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, कारण उरण कुछ नहीं बताएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे और 3 महीना के लिए ठूस देंगे। क्या करेंगे, 30 महीना के लिए ठूस देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 22 बोलता है। तो देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बोलता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलता है कि बंदी को, यानी जो उसको हम गिरफ्तार किए हैं, ठीक है ना, उसको 24 घंटा के अंदर कोर्ट के सामने पेश करो, कोर्ट के सामने पेश करो, ये बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलता है। कौन देता है ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट देगा या हाई कोर्ट ऑर्डर देगा अपने अधीनस्थ न्यायालय को, यानी उसके नीचे जो न्यायालय है, जिला न्यायालय जो हो गया, वो उसको ऑर्डर देगा। क्या, तो ऑर्डर देगा क्या, बंदी को जो है उसको 24 घंटा के अंदर कोर्ट के सामने कोर्ट के सामने पेश करो। परमादेश क्या बोलता है, परमादेश बोलता है कि हम ये अधिकारी को आदेश देता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, ये अधिकारी को आदेश देता है कि तुमको हम आदेश देता है, तुम अपना काम अच्छा से नहीं कर रहा है, घुसखोरी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना, तुम अपना काम का निर्वहन अच्छा तरह नहीं कर रहा है, भेजते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ पर जाकर स्वेटर बुनता है, ठीक है, वहाँ जाकर सोता है, तुम अपना अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तुमको हम परमा आदेश देते हैं, ये मेरा परम आदेश है। उसके बाद जहाँ दूसरा बार आए बेटा तो गया तुम, ठीक है ना, तो परमादेश देता है। क्या कहता है परमादेश। तीसरा क्या बोलता है, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी रोको। जैसे मान लो कि जैसे जिला न्यायालय है और जिला न्यायालय किसी को बोला फांसी दे देंगे, क्या दे देंगे, फांसी दे देंगे, तो बोलेगा पकड़ भाई तुम्हारा अधिकार में है फांसी देने का, रोक, तो रोक लगाने के लिए, ठीक है ना, कोई भी न्यायालय अगर गलत काम कर रहा है, या अपना अधिकार से बढ़कर काम कर रहा है, तो उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण होता है कि कोई भी कथी चल रहा है, ठीक है ना, कोई भी मुकदमा चल रहा है और वो जिला से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या हाई कोर्ट से भी ना हो रहा है, तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, रिट जारी करेगा। अब बोलेगा इस तुम्हारा बस के बात ना है, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, इसको आगे भेजो, क्या बोलो, यानी ऊपर भेजो, क्या भेजो, ऊपर भेजो। तो उत्प्रेषण में क्या करता है, कोई भी मुकदमा को अपने नीचे वाला न्यायालय से ऊपर बुला लिया जाता है। और अधिकार परीक्षा क्या बोलता है, अधिकार परीक्षा बोलता है ये अधिकारी पर लागू होता है और बोलता है, जैसे मान लो कि बीपीएससी करने के लिए, यूपीएससी करने के लिए, इसको पास होने के लिए, अधिकारी बनने के लिए हमको कम से कम जो है योग्यता चाहिए स्नातक बोले तो ग्रेजुएशन चाहिए। अब मान लो को ग्रेजुएशन करवे नहीं किया है और घूसखोरी के तहत बन गया है, क्या ऑफिसर बन गया है, जब पता चला, जब शिकायत कर दिया, पता चला कि ये तो करवो ना किया है, बन गया है, घूस दे के बन गया है, तो उस पर जब पता चल जाएगा तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेगा, क्या, रिट जारी करेगा, अधिकार परीक्षा। बोलेगा बता बेटा तुम कौन अधिकार के तहत तुम ही काम कर रहा है, तुम्हारा ये अधिकार है, चाहिए ग्रेजुएशन और तुम्हें मैट्रिक फेल रहे, कैसे कर रहा है, यानी अधिकार तुम्हारा ना है ना, तो ये 5 तरह की रिट जारी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बता दिए, ठीक है ना। ये हो गया क्या, मेरा मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है। अब पहुँचते हैं भाग 4 में, और भाग 4 जो है वो है नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व। उससे पहले बताना चाहते हैं कि बताए थे कि भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिक को क्या बताए थे कि विदेशी नागरिक को 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद, 15 नंबर अनुच्छेद, 16 नंबर अनुच्छेद, 19 और 29 और 30 नंबर अनुच्छेद जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलता है, विदेशी व्यक्ति को नहीं मिलता है। बताए थे क्यों, क्योंकि 15 में क्या बोल रहा है, 15 में बोल रहा है कि पब्लिक प्लेस पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब बोलेगा कि विदेशी आएगा तो उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि देश के अंदर जो है तुम चल जाओ ताजमहल देखने, चल जाएगा तो देश के लोग से कि वहाँ पर टिकट का पैसा कम लेता है, और विदेशी आएगा तो पैसा ज़्यादा लेता है। अब विदेशी बोलेगा मेरा हमको मौलिक अधिकार है, संविधान में तुम्हारा बोल रहा है कि मौलिक अधिकार है कि भेदभाव नहीं करेंगे, कहेंगे जाकर छत पर, वहाँ लिखल है सिर्फ भारतीयों के लिए लागू होगा, ठीक है ना। फिर 16 क्या बोलता है, नौकरी, क्या बोलता है, नौकरी। तो नौकरी में जो है भारत के लोगों को अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन विदेशी को अधिकार नहीं है। 19 क्या बोलता है, 19 बोलता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 19 बोलता है कहीं बस जाओ, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 19 बोलता है, अब आएगा विदेश वाला बोलेगा कि बताओ हमको मौलिक अधिकार में ही बोल रहा है, बोलेगा पगल बजा अच्छा पर तुमको ना है ये, ठीक है ना, तुमको ना है, तुमको जो कुछ बोलेगा तुम बोलेगा भारत में आके कि भारत तेरा टुकड़ा हो तो मारेंगे देंगे तोड़ देंगे, ठीक है ना। और तुम भारत में आके बोलेगा मेरी मांग पूरी करो, तुम दूसरा देश का है, तुम भारत में आके बोलेगा मेरी मांग पूरी करो तो ना होगा, ठीक है ना। और 29 क्या बोलता है, 29 अल्पसंख्यक को संरक्षण देता है, अल्पसंख्यक को, तो विदेशी अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि विदेश का रहने वाला तो भारत में रहेगा तब ना अल्पसंख्यक। और 30 नंबर क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक लोग जो है वो अपना शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकता है। अब विदेशी आएगा बोलेगा कि देखिए विदेशी कितना होता है देश में, बहुत कम है, 1-200 है घूमने वाला, हम अपना शिक्षा संस्थान का स्थापना करेंगे, बोलेगा नहीं ऑर्डर लो पहले, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो बता दिए।
और बता दिए कि 20 और 21 कभी आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होता है। अब बढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व में। अब पहुँचते हैं भाग 4। किससे पहुँचते हैं? भाग 4। और भाग 4 में डायरेक्ट पूछेगा भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। अब फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है ना। भाग 3 तक थोड़ा था समझाने वाला था, अब फटाफट निकलेंगे, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या बोल रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलेगा किस में है, तो भाग 4 में है। और भाग 4 कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये आता है 12 से लेकर 35 तक समाप्त हुआ था, मौलिक अधिकार हुआ था ना 12 से लेकर 35 तक। ये होगा 36 से लेकर 51 तक। क्या होगा? 36 से लेकर 51 तक होगा। तो 12 से 35 तक क्या था, मौलिक अधिकार था। ये 36 से 51 तक होगा, ठीक है ना। 36 से 51 तक होगा। और अच्छा, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो अभी बताए थे कि यहाँ पर मौलिक अधिकार मेरा पूरा अधिकार था, कि ये मेरा अधिकार था कि राज्य को उसको करना है तो करना है, ये मेरा अधिकार था, ठीक है ना। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य का अधिकार है, ये राज्य के मन पर डिपेंड करेगा कि देना है कि नहीं देना है। मौलिक अधिकार तो हम छीन के लेंगे क्योंकि वो मेरा अधिकार था, वो मेरा चेक है, हम भजाना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि मौलिक अधिकार क्या है, ये मेरा चेक है, और राज्य क्या है, बैंक है, बैंक वाक भजाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये बैंक वे के चेक है। अब बैंक वाक जब मर्जी होगा तो भजाएंगे, न भजाएंगे तो तुम कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है। यानी ये बाध योग नहीं है। मौलिक अधिकार मेरा बाध योग था और नीति निर्देशक तत्व मेरा बाध योग नहीं है। मौलिक अधिकार को चुनौती हम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हम चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का पालन अगर नहीं भी होगा तो हम इसका किसी भी अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये मौलिक अधिकार जो है राज्य को जो है राज्य के लिए नकारात्मक था, यानी राज्य को उसको देना है तो देना है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लिए सकारात्मक है, यानी राज्य माने चाहे नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व का मतलब हुआ कि इसको बोलता है कि अगर राज्य सक्षम हो तो जितना से जितना हो सके नागरिक को सुख सुविधा प्रदान करो, ठीक है ना। जिससे क्या हो, जिससे एक लोकतांत्रिक, सामाजिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में आ गया कितना, 36 से 51 तक आ गया। कितना है? 36 से 51 तक आ गया है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो बताए थे मेन आता क्या, अनुच्छेद नंबर 39। अनुच्छेद नंबर 39 बोलता है कि महिला एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दो। क्या बोलता है? बोलता है अनुच्छेद नंबर 39 कि महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दो। एगो महिला टीचर है, दूसरा पुरुष भी टीचर है, दोनों समान काम कर रहा है तो समान वेतन दो, ठीक है ना। एगो महिला प्रिंसिपल है, दूसरा पुरुष भी प्रिंसिपल है, तो जितना पुरुष को वेतन मिल रहा है उतना महिला का भी वेतन दो। अगर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व पर है, ये राज्य पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसलिए बोला गया है, नीति निर्देशक तत्व को बोला गया है कि यह एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्व यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी पर डिपेंड करता है। बैंक के मर्जी, यानी बैंक का मन होगा भजाने तो भजाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं भजाएगा। कौन बोला था? के.टी. शाह। कौन बोला था? के.टी. शाह। और नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो अनुच्छेद नंबर 39 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 39 बोलता है क्या, कि समान कार्य के लिए पुरुष एवं महिला को समान वेतन। और 39 का ए क्या बोलता है? 39 का ए जो है बाद में जोड़ा गया है, जब जोड़ने के बात करेंगे ना तो लेना है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। जब जोड़ने के बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन, और जब हटाने के बात करेंगे तो 44वां संविधान संशोधन, याद रखना, ठीक है ना। तो पूछेगा कि 39 का ए लगा है, ए बी सी जहाँ भी लगा हो तो समझ जाओ उसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो 39 के ए को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। इसमें कहा गया है कि कोई भी गरीब है, क्या है? गरीब है, ठीक है, तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाए। यानी गरीब है, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व में है। इसको पहले दिमाग में बैठा लो कि इसको हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायालय में जाके अगर नहीं इलाज मानेगा तब हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या क्या गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी गरीब है, ठीक है, उसको वकील करने के पावर ना है तो उसको राज्य सरकार ऐसा उसको इन्वायरमेंट दे कि जिससे वो क्या हो, जिसको उसको निःशुल्क जो है विधिक सहायता मिल सके। तो 39 से मेरा क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। फिर पहुँचते 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? अनुच्छेद 40 बोलता है कि पंचायती राज का गठन। क्या बोलता है? पंचायती राज का गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जो है मतलब महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच बहुत सारा विवाद हो गया है कि पंचायत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते थे शिक्षा व सैनिक का दूर है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का माना था पंचायती राज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज होगा तो समाज में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है और गरीब लोग जो है वो दब के हिला जाता है, और जो बाहुबली होता है वो मुखिया कुखिया बन जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज को नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी स्थानीय स्वशासन नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी बोला था नहीं होना चाहिए, दोनों हो गया लड़ाई, बोला था। तो राजेंद्र प्रसाद अच्छा देख रहे थे, बोला दोनों पकड़ वाला लड़ते रहेगा, ऐसा करते हैं। दोनों को समझाया कि ऐसा करो कि इसको जो है ना न बनाने का मन है ना, जब समाज के में कुरीतियाँ समाप्त हो जाएगा ना
इसको डाल दो अभी नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व क्या बोलता है? बोलता है राज्य पर डिपेंड करेगा, जो राज्य को लागू करना होगा लागू करेगा, ठीक है ना। इसलिए डाल दिया, अनुच्छेद नंबर 40 में डाल दिया है। दोनों हो गया शांत, बोला ठीक है बोला है। अनुच्छेद नंबर 40 में डाल दो, जिसको लागू करना होगा करेगा, जिसको ना लागू करना होगा नहीं करेगा। और कब करेगा लागू? जब वो सक्षम हो जाएगा। तो बोलेगा पंचायती राज गठन का कब अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद नंबर 40 में है, ठीक है ना। और फिर आप लोग को पता ही है कि 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा 1993 ईस्वी के द्वारा जो है पंचायती के राज के गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये कानूनी अधिकार दे दिया गया है। अब हर राज्य में क्या है? पंचायती राज है, ठीक है ना, पंचायती राज है, ठीक है ना। तो बोलेगा कौन सा नीति निर्देशक तत्व में है? तो अनुच्छेद 40 में है। और अब जो है जो कानून बना दिया गया है वो कौन सा अनुच्छेद में है? पंचायत, तो पंचायत है या न्यायपालिका है या सहकारिता है, ये सभी अनुच्छेद नंबर 243 में है, ठीक है। तो वो बताएंगे आगे, ठीक है। अब 40 के बाद क्या इंपॉर्टेंट है? 40 के बाद से इंपॉर्टेंट है 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? अनुच्छेद 44 बोलता है समान सिविल संहिता। क्या बोलता है? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड। क्या होता है? कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड बोले तो कॉमन सिविल कोड का मतलब होता है कि देखते होंगे आप लोग कि हिंदू के लिए शादी एवं तलाक के नियम अलग है, मुस्लिम के लिए शादी एवं तलाक का नियम अलग है, सिख के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, ईसाई के लिए, सभी धर्म के लिए शादी एवं विवाह का नियम क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। तो बोला है कि सबके लिए एक एक कर देते हैं। क्या करते हैं? सबको समान सिविल, ठीक है ना, सबके लिए एक ही कानून का कोड लागू कर दो, ठीक है ना, उसको बोलता है समान सिविल संहिता। तो बोलेगा समान सिविल संहिता कॉमन सिविल कोड किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद नंबर 44 में वर्णन किया गया है। इसलिए तो देखो ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसको जो गोवा क्या था? सक्षम था। तो गोवा जो है भारत का एकमात्र राज्य है और पहला राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। और ये राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य चाहेगा करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्हें बोलेंगे गोवा में लागू है तो बिहार में क्यों नहीं लागू है, अन्य राज्य में क्यों लागू नहीं है, तो ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया समान सिविल संहिता 44 में है, ठीक है ना। इससे बिहार में क्या मिलता है? बिहार में मिलता है क्या? स्कूल का पैसा मिलता है, स्कूल में पैसा मिलता है 2000-3000, ठीक है ना। साइकिल का भी मिलता है और उसके बाद पास होता है तो उसमें भी मिलता है। बीपीएससी पास करो तो 50,000 मिलेगा, ठीक है ना। बीपीएससी का प्री पास करो तो 1 लाख मिलेगा। तो अन्य राज्य नहीं बोल सकता है कि ये हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये राज्य पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 44 देख लिया, अनुच्छेद नंबर 45 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 45 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 45 बोलता है क्या? बोलता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, क्या बोल रहे हैं? निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। अब बोलेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे तो हम पढ़ाए थे, यहाँ भी पढ़ाए थे, 21 का ए में भी पढ़ाए थे कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो देखो पहले कहाँ था? ये अनुच्छेद नंबर 45 में था और ये कहाँ था? तो ये नीति निर्देशक तत्व में था। और नीति निर्देशक तत्व में अगर रहता, नीति निर्देशक तत्व में अगर रहता तो राज्य उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन 21 के ए में, ठीक है ना, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो राज्य अब मानने के लिए बाध्य हो गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा देने के लिए बाध्य हो गया। ऐसे नहीं बोला कि नहीं देंगे। पहले कहाँ था? 45 में था तो नहीं देगा तो भी चलता। लेकिन अब उसको जो बना दिया गया है क्या? उसको मौलिक अधिकार बना दिया है। कौन बना दिया गया है? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और कब बनाया था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बना दिया गया है। और इसी के तहत जो है पढ़ाएंगे आगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अभी 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वही बोलता है। 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता को बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसको प्राथमिक शिक्षा देने में सहयोग करें, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 45 इंपॉर्टेंट हो गया। 45 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 48। क्या है? अनुच्छेद 48 बोलता है कि दुधारू पशु के दुधारू यानी दूध देने वाले पशु के हत्या पर रोक। क्या बोलता है? दूध देने वाले पशु के हत्या पर रोक। तो बोलेगा दूध देने वाले पशु की हत्या का रोक पर किस में है? तो अनुच्छेद नंबर 48 में है। अब बोलेगा कि जब भी रोक है तो फिर भी हत्या, गायों का हत्या क्यों होता है? गाय तो दुधारू पशु है। तो ये देखो ये कहा है? नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है ना। तो जितना कोई भी राज्य चाहेगा नियम बनाने कि हम नए हत्या करने देंगे तो नहीं देंगे करने, वो राज्य पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत सारा मतलब ये डिबेट का विषय हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार ये नहीं है, ठीक है। तो 48 यही है। 48 का ए, तो 48 का ए जोड़ा गया तो बोल दो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है ना। तो 48 का ए जो है इसमें बोलता है क्या? इसमें बोलता है वन एवं वन्य जीव। क्या बोलता है? वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, यानी वन जो है और वन्य जीव जो है इसको संरक्षण करना है। वन को काटना उठना नहीं है। ये नहीं कि वन है मेरा बाप का संपत्ति है, काट रहे हैं। वन्य जीव बाघ हो गया, शेर हो गया, हिरण हो गया, उसका शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी वन एवं वन्य जीव का संरक्षण है, पर्यावरण का संरक्षण है। और उसके बाद आता है 49 क्या बोलता है? 49 बोलता है कि राष्ट्रीय धरोहर
स्मारक को, राष्ट्रीय धरोहर स्मारक को सुरक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय धरोहर स्मारक बोले तो जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये जितना भी मेरा राष्ट्रीय धरोहर स्मारक है उसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 49 बोलता है। 50 क्या बोलता है? 50 बोलता है क्या, जो मैंने वही बता रहे हैं। 50 बोलता है कार्यपालिका और को न्यायपालिका से अलग रखा जाए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कर दिया। अनुच्छेद 50 में 50-50, अनुच्छेद 50 में 50-50, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 करके अलग कर दिया गया, ठीक है ना। 51 क्या बोलता है? 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्या बोलता है? जैसे नरेंद्र मोदी देखते हैं बहुत सारा देश जाते हैं घूमने फिरने के लिए, जाते हैं ना, तो बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का सम्मान करें, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय में जो समझौता करके आता है, ठीक है, शांति के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को ठीक करें। लेकिन ये इतना मेन ना है। 51 का ए मेन है। 51 का ए क्या बोलता है? 51 के ए के तहत, 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब यहाँ क्वेश्चन बता कि पूछेगा कि बताओ कि हमारे मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य थे? तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्या बोल रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो 42वां होगा अधिकांश। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और कौन समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हो गया 11, तो मूल संविधान में 1 ने, फिर 10 को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, फिर अभी हो गया 11। तो 11वां जो है वही बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता जो है उसको मुफ्त शिक्षा में, निःशुल्क शिक्षा में लेने में हेल्प करें, प्रदान करें, इन्हें को खटवाएँ, ठीक है ना। तो 11वां जो है मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। और इसी के तहत जो है 21 के ए में मौलिक अधिकार बना दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चा को ये उसका मौलिक अधिकार है और आज प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मौलिक कर्तव्य में भी ये है शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 45 में भी है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में था, 21 में जो है ये मौलिक अधिकार बन गया है। तो ये हम देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे क्या? अब आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखेंगे भाग 5। क्या देखेंगे? भाग 5, इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं भाग 5। क्या देखते हैं? भाग 5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें संघ सरकार के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में उल्लेख है? संघ बोले तो जो केंद्रीय लेवल पर है, ठीक है ना, केंद्रीय लेवल पर विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। विधायिका बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना, और जितना भी आएगा उपराष्ट्रपति को भी आ जाएगा। लेकिन लोकसभा के 3 अंग है, संसद के 3 अंग है। कौन कौन है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। या उच्च न्यायालय की बात करें, या यूपीएससी का बात करें, या निर्वाचन आयोग का बात करें, या CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बात करें, तो सब पढ़ेंगे किसमें? सब पढ़ेंगे संघ में ही पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? संघ में ही पढ़ेंगे। और भाग 6 जाएंगे तो भाग में 6 में आएगा राज्य सरकार। क्या आएगा? राज्य सरकार आएगा। तो भाग 5 में क्या है? संघ। तो बोलेगा संघ सरकार का उल्लेख कहाँ है? तो भाग 5 में है। कितना नंबर अनुच्छेद में है? तो ये बताए थे 51 में समाप्त हो गया था, नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो गया था। तो ये 52 से शुरू होगा और अनुच्छेद 151 तक जाएगा, यानी पूरा 100 है, ठीक है ना। तो पूछेगा भाग 5 में क्या है? तो संघ सरकार का उल्लेख है। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है? तो भाग 52 से लेके 151 तक। और राज्य वाला कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो राज्य वाला जो है भाग 6 में है वो आएगा इससे आगे, यानी 152 से लेके 237 तक आएगा। तो चलो देखते हैं पहले इसमें 52। देखो इसको फटाफट निकल जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हुए निकलेंगे। तो पहला देखते हैं राष्ट्रपति। क्या देखते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का एक ट्रिक है जिससे हम फटाफट इसका निपटारा कर देंगे। क्या है? तो इसका राष्ट्रपति का ट्रिक है पकानी। क्या है? पकानी कोका दुयो 10 में। क्या है? पकानी कोका दुयो 10 में। इसका उल्लेख करो, राष्ट्रपति समाप्त। इसका खाली उल्लेख करके पढ़ लो, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पकाने से क्या होता है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद पहले यहाँ लिख दो, अनुच्छेद से 52, अनुच्छेद नंबर 52 से शुरू करना है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 52 में है। तो 52 से शुरू करो। ये पो से हुआ 52, को हुआ 53। क्या हुआ? तो को मेरा हो गया 53 और नी हुआ 54 और ये हुआ 55, ये हुआ 56, ये हुआ 57, ये 58, ये 59, ये 60 और ये 61। तो बोलेगा बता राष्ट्रपति के पद कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में है, ठीक है ना। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रधान होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा। पूछेगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कहाँ पर? सेंटर में। कहाँ पर? सेंटर में। उसी प्रकार राज्य में पूछेगा, राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो राज्य में कार्यपालिका प्रधान होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन राज्य में
कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ का मतलब कार्यपालिका, कार्य मतलब कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 53। नी से क्या होता है? नी से होता है, नी से क्या होगा? तो नी से होता है निर्वाचन। क्या होता है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित सूचना कहाँ है? तो अनुच्छेद नंबर 54 में है। अब थर्ड होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ये आप लोग पता है कि एकल समकरणीय मत प्रणाली के अंतर्गत होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है कौन? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है निर्वाचन बोल रहे थे, निर्वाचित सदस्य बोलेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। विधानसभा सभी राज्य में है इसलिए विधानसभा को शामिल करेंगे। तो बोलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बोलेंगे, मनोनीत नहीं। क्या बोलेंगे? लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषद नहीं लेंगे क्योंकि विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। और को से होता है कोटा। क्या होता है? कोटा। आप लोग देखते होंगे कि मतलब कोई भी चुनाव में जीतने के लिए मान लो 50 वोट है, ठीक है ना, इसमें 3 जन खड़ा है, ठीक है ना। मान लो एगो संता है, एगो बंटा है और एगो लंठा है, ठीक है ना। अगर इसको मिल गया कितना वोट? 20 वोट, इसको मिल गया 10 वोट, ठीक है, इसको मिल गया मान लो 15 वोट और इसको भी मिल गया 15 वोट। तो तुम लोग बोलेगा कौन जीत गया? तो बोलेगा संता जीत गया है। लेकिन राष्ट्रपति में बोलता है नहीं 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 नहीं, राष्ट्रपति में बोलता है अभी संता नहीं जीता है, जीतेगा वही जो 50+1 वोट यानी 50% प्लस 1 वोट जो लाएगा, यानी 50% से जो अधिक वोट लाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में वही जीतेगा, वही है कोटा। तो कोटा क्या है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का कोटा है 50% + 1 वोट जो लाएगा वही जीतेगा, ये है कोटा है, ठीक है ना। यानी जो 25 वोट, ठीक है ना, 25 वोट यानी 50% हो गया और प्लस 1 वोट, ठीक है ना, ये जो ला देगा वही क्या होगा? विजेता। यह है कोटा। काम होता है कार्यकाल। क्या होता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है साधारणतः 5 वर्ष का होता है। क्या होता है? और कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में, याद रखना अनुच्छेद नंबर कितना है? 56 में है कार्यकाल है। और कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले वो अपना चाहेगा त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है ना। 5 वर्ष से पहले आगे पढ़ाएंगे मोह से महाभियोग, महाभियोग के तहत उसको हटा सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं, तो 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं, याद रखना। फिर होता है क्या? दू मतलब क्या होता है? दू मतलब तो दोबारा निर्वाचन। क्या होता है? दोबारा निर्वाचन। यानी राष्ट्रपति को चाहेगा कि मतलब राष्ट्रपति ऐसा ना है कि चाहेगा कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो उसे दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, दोबारा निर्वाचन हो सकता है, कई बार बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है। भारत में ऐसा नियम नहीं है, कितनों बार भी बनो कोई नियम नहीं है। लेकिन अमेरिका में नियम है शायद 2 से अधिक बार नहीं बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगला क्या? योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 58 में। तो राष्ट्रपति का योग्यता मतलब क्या क्या राष्ट्रपति के को होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। पहले क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र जो है 35 साल होना चाहिए। उम्र क्या होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। लोकसभा के योग्यता होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। और 15,000 जमानत राशि, 15,000 जमानत राशि होना चाहिए। और 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होना चाहिए। तो यह है योग्यता। क्या है योग्यता? योग्यता कौन सा अनुच्छेद में है? 58 में है। 2 से है दशा। क्या है? 2 से क्या है? 2 से है दशा। दशा मतलब क्या हो गया? कंडीशन। दशा मतलब क्या हुआ? कंडीशन। क्या हुआ? कंडीशन हो गया। दशा मतलब क्या हुआ? कंडीशन हो गया। यानी कंडीशन में बोलेंगे नहीं, योग्यता में बोलेंगे क्या क्या होना चाहिए, यानी यस, क्या क्या होना चाहिए, यानी हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल होना चाहिए, तो ये हाँ बोलेंगे। दशा में बोलेंगे कंडीशन क्या क्या नहीं होना चाहिए। दशा में बोलेंगे जैसे जो प्रधानमंत्री है वो विदेशी नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया, प्रधानमंत्री बोलते हैं राष्ट्रपति, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और लोकसभा का सदस्य नहीं हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, अगर हो तो राष्ट्रपति बनने के उपरांत उसको छोड़ देना पड़ेगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 60 के तहत। 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 61 क्या बोलता है? 61 में मोह से महाभियोग, मोह से महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को मान लो कि राष्ट्रपति क्या है तो राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे ला सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का एक ही तरीका है, अगर वो संविधान का अतिक्रमण किया, संविधान के उल्लंघन किया, मनमर्जी कर दिया, संविधान में जो लिखा वो नियम नहीं माना है, तब उसको लाएंगे महाभियोग। और महाभियोग के तहत क्या होता है? महाभियोग के तहत महाभियोग को भी सदन में लाया जा सकता है। सदन कितना है? 2 है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। कोई भी सदन में महाभियोग ला सकते हैं। और दोनों सदन में यदि 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत सदस्य के द्वारा अगर वो
प्रस्ताव पारित हो गया महाभियोग का, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो महाभियोग कितना, अनुच्छेद नंबर 21 में, कहाँ पर है, अनुच्छेद नंबर 21 में है। और राष्ट्रपति के महाभियोग में याद रखना, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। लतियाने में जो है सब भाग लेता है, लतियाने यानी महाभियोग में सब भाग ले लेता है। मनोनीत रहेगा तब भी भाग ले लेगा, और निर्वाचित रहेगा तो भाग लेवे करेगा। लेकिन चुनाव में जो है खाली निर्वाचित भाग लेता है, ठीक है ना। और चुनाव में जो है विधानसभा के सदस्य भी भाग लिया था, निर्वाचित सदस्य, लेकिन महाभियोग में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है, सिर्फ राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं महाभियोग में, ठीक है ना। चलो ये देख लिए राष्ट्रपति, क्या देख लिए, राष्ट्रपति देख लिए। अब राष्ट्रपति 61 देख लिए हैं। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति, क्या देखते हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 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 का ट्रिक क्या है, उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा निका चूस। क्या बोलेंगे, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, फटाफट हम निकल जाएंगे। उसरा मतलब क्या हुआ, उसरा मतलब हुआ उपराष्ट्रपति। ये शुरू करना है 63 से, एक गैप देना है, यहाँ 61 हुआ था ना, एक गैप देना है और 63 से शुरू करना है। 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया, यानी 69 तक में उपराष्ट्रपति खत्म। उस अनुच्छेद 63 क्या बोलता है, अनुच्छेद 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 63 बोलता है। और बोलेगा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, और मौलिक अधिकार, न्यायिक सक्रियता, ये सब सभी लिया गया है कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में, 63 अनुच्छेद में बोलना है। सो मतलब सभापति, मतलब क्या हुआ, उपराष्ट्रपति, उप मतलब उपराष्ट्रपति हो गया है, और सो मतलब होता है सभापति। क्या होता है, सो मतलब सभापति, यानी हम जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो उपराष्ट्रपति बन गया है वो राज्यसभा का अपने आप सभापति बन जाएगा, और उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है सभापति के रूप में मिलता है। तो बता दो अभी जो बता दो कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, यह अनुच्छेद नंबर 54 में लिखल है। और राम मतलब राष्ट्रपति, राम मतलब राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कैसे बनेगा उपराष्ट्रपति, तो कार्यपालिक राष्ट्रपति बनेगा। क्या बनेगा, कार्यपालिक, कार्यपालिक नहीं, कार्यकारी राष्ट्रपति। यानी मान लो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया है और राष्ट्रपति हटक गया है, या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया है, या राष्ट्रपति को 5 साल पहले से उसका मृत्यु हो गया है, तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा पद है। तो उसके लिए क्या करेगा, जो उपराष्ट्रपति है वो है बन जाएगा राष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो उसी को बोलेंगे कार्यकारी राष्ट्रपति। क्या बोलेंगे, कार्यकारी राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रपति के पद पर बढ़ सकता है, अनुच्छेद नंबर 65 के तहत, अनुच्छेद नंबर 65 के तहत, याद रखना, ठीक है ना। नियमित होता है निर्वाचन। क्या होता है, निर्वाचन। नियमित क्या होता है, निर्वाचन। तो निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन इसका भी होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। और इसका निर्वाचन में कौन भाग लेता है, लोकसभा एवं राज्यसभा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, राज्यसभा से विधानसभा भाग नहीं लेता है, तो उपराष्ट्रपति के में भाग लेता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेता है, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। राष्ट्रपति में क्या बताए थे, राष्ट्रपति में बताए थे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेगा निर्वाचन में, लेकिन राष्ट्रपति में जो उपराष्ट्रपति में जो है लोकसभा, राज्यसभा का भाग लेगा और सभी सदस्य भाग लेगा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। उसके बाद तो निर्वाचन हो गया 66 में हो गया उपराष्ट्रपति का। और काम मतलब क्या होता है, काम मतलब होता है कार्यकाल। क्या होता है, कार्यकाल। तो इसका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है, हम लोग जानते करते हैं। चू मतलब क्या होता है, चुनाव। क्या होता है, चुनाव कैसे होगा, ठीक है ना, चुनाव कैसे होगा, चुनाव बताइए दिए, कसम मत प्रणाली के होता है। सो मतलब होता है शपथ। क्या होता है, शपथ होता है। यहाँ सो ने बताए थे क्या, यहाँ भी सो मतलब शपथ होगा। क्या होगा, सो मतलब शपथ होगा। शपथ बोले तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा तो उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा, ठीक है, अभी 33 न्यायाधीश है ना, एक मुख्य न्यायाधीश, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा वो शपथ दिलवा देगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन, तो उपराष्ट्रपति। याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 69 के तहत दिलाया जाता है। तो ये सब देख लिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। 63 देख लिए, अनुच्छेद 63 देख लिए ना। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं अनुच्छेद 74। क्या देखते हैं, 74। तो अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, तो मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री शब्द का चर्चा, प्रधानमंत्री के पद के चर्चा किस में है, तो प्रधानमंत्री के पद का चर्चा है अनुच्छेद 74 में। अब देखो यहाँ ट्री बन गया। राष्ट्रपति देखे थे 52, क्या देखे थे 52। उपराष्ट्रपति देखे थे 63, क्या देखे थे 63। और प्रधानमंत्री कहाँ देख रहे हैं 64, कहाँ देख रहे हैं
64 देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं 64। अब देखो 52 में 11 जोड़ो तो बन गया उपराष्ट्रपति, 52 में राष्ट्रपति 11 जोड़ दो बन गया उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति में 11 जोड़ दो तो बन गया है प्रधानमंत्री। क्या बन गया है? प्रधानमंत्री, याद रखना। तो 74 में क्या है? प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री का पद है। अगर 75 बोलें तो 75 में क्या है? 75 में बोलता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो है बोलेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सहायता से, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के सहायता से राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों को भी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद नंबर 75 बोलता है। क्या बोलता है? 75। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली नवासी जोड़ो। क्या जोड़ो? हम जानते हैं कि भाग 5 में क्या है? संघ है, तो अभी हम संघ में चल रहे हैं। और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार है, तो राज्य में जाएंगे। तो संघ में जो है नवासी जोड़ देने पर, अधिकांश आर्टिकल में नवासी जोड़ देने पर राज्य वाला प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? राज्य वाला प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब नवासी जोड़ने पर 200 से बड़ा होने लगे तब जोड़ते हैं 90। कितना जोड़ते हैं? 90। जैसे देखो यहाँ पर 74 है। क्या है? 74 में क्या था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद था, तो 74 में नवासी जोड़ो। 74 में जब नवासी जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होगा? 13 हो जाएगा। 8 7 कितना होगा? 15 होगा, हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 163 में क्या है? मुख्यमंत्री का पद है। कितना है? किसका है? मुख्यमंत्री का पद है। उसी प्रकार इसमें नवासी जोड़ दो, तो इसमें नवासी में जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो जाएगा 164 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 164 होगा। तो अनुच्छेद 164 में क्या है? तो अनुच्छेद 164 में बोलता है वही बात कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा। केंद्र में क्या बोला था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन यहाँ बोलेगा राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा एवं मुख्यमंत्री की सहायता से राज्यपाल अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया था। तो नवासी जोड़ के निकाल लेना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं 76। 76 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ महान्यायवादी का चर्चा है। महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का चर्चा है। महान्यायवादी क्या है? तो ये भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून का मंत्री जो है सरकार का, वो कौन है? तो वो है महान्यायवादी है। इसका चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद नंबर 76 में है, ठीक है ना। और ये कोई भी सदन में भाग ले सकता है, लोकसभा में भाग ले सकता है, राज्यसभा में भाग ले सकता है, उसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना। पूछेगा कौन ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी सदन में भाग ले सकता है? तो वो होगा क्या? महान्यायवादी। लेकिन वहाँ पर वो वोट नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वोट देता है वही जो सदस्य रहता है, वही वोट देता है, ठीक है ना। तो बोलेगा महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद नंबर 76 में, ठीक है ना। और ये भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। क्या होता है? वकील होता है। अब देखो इसमें नवासी जोड़ दो। जैसे नवासी जोड़ेंगे तो 900 क्या होगा? 15। और सर क्या होगा? 15 1 16 यानी अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में ये क्या था? केंद्र सरकार का वकील था, केंद्र सरकार का वकील था, ठीक है ना। उसी प्रकार राज्य सरकार का जो वकील होता है वो आएगा अनुच्छेद नंबर 165 में। इसको बोलेंगे महाधिवक्ता। क्या बोलेंगे? महाधिवक्ता। तो पूछेगा महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का वकील होता है। और महाधिवक्ता का चर्चा कौन सा अनुच्छेद है? महाधिवक्ता का चर्चा अनुच्छेद नंबर 165 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर 165 में, याद रखना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो 76 देख लिए थे। आगे बढ़ेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है? अगला है 79 80 और 81। 79 80 और 81 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखो सरल, सो रो लो सरल। क्या बताए थे? सो रो लो सरल, सो रो लो सरल। तो सो से क्या हुआ? संसद। क्या हुआ? तो संसद का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। लो से मतलब क्या? लोकसभा। क्या हुआ? सॉरी राज्यसभा। क्या हुआ? राज्यसभा। तो राज्यसभा का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 80 में है। और लो मतलब क्या हुआ? लो मतलब हुआ लोकसभा। क्या हुआ? लोकसभा हुआ। और लोकसभा का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 81 में है। तो काफ़ी सरल था याद करना। क्या था? काफ़ी सरल था, ठीक है ना। अब देखो 79 में जोड़ लो नवासी। तो 79 में जैसे जोड़ेंगे नवासी तो होगा 168। क्या हो जाएगा? 168। तो ये कहाँ है? केंद्र सरकार का है। ये कहाँ है? केंद्र सरकार का है, तो वो बनेगा राज्य। क्या बनेगा? राज्य। इसमें जोड़ दो नवासी तो कितना हो जाएगा? तो इसमें जोड़ेंगे नवासी तो हो जाएगा मेरा 169। क्या होगा? 169 होगा। और इसमें नवासी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 170। कितना होगा? 170 होगा। और 171 भी याद रखना। तो देखो 168 में क्या है? तो देखो सदन का चर्चा कहाँ है? तो 79 में है सेंटर में। तो 168 में क्या होगा? राज्य में विधानमंडल का चर्चा। तो बोलेगा विधानमंडल का संरचना का चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद नंबर 168 में, 168 में है। लेकिन आप देखो यहाँ पर 80 में क्या है? तो 80 में है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? तो राज्य में होता है विधान परिषद। राज्यसभा के जगह पर राज्य में विधान परिषद होता है। लेकिन सब राज्य में विधान परिषद तो है ना। तो विधान परिषद का निर्माण कौन करता है? विधान परिषद का निर्माण करता है संसद करता है। तो बोला विधान परिषद का कैसे निर्माण होगा? क्या होगा? विधान परिषद का कैसे निर्माण होगा? विधान परिषद का कैसे निर्माण होगा? ये अनुच्छेद 169 में है। क्या 169 में है, ठीक है ना। और राज्यसभा का संरचना 80 में है, ठीक है ना। और फिर यहाँ 89 जोड़ दिए तो 170। क्या हो गया? तो लोकसभा का संरचना 81 में, लोकसभा का संरचना 81 में। लेकिन लोकसभा की तरह
राज्य में काम करता है विधानसभा, क्या करता है, विधानसभा कार्य करता है। तो विधानसभा का संरचना कहाँ है, 170 में, कहाँ पर है, 170 में है। और 171 में क्या है, तो 171 में जो है मेरा है विधान परिषद का संरचना, क्या है, विधान परिषद का संरचना, यानी संरचना बोले तो विधान परिषद कैसे से मिलके बनता है। देखो यहाँ पर हम क्या बोले, यहाँ बोले विधान परिषद का निर्माण, तो विधान परिषद का निर्माण करता है संसद और 169 के अंतर्गत, लेकिन बोलेंगे विधान परिषद का संरचना तो हो जाएगा 171, क्या होगा 171, विधान परिषद का यहाँ निर्माण बोले हैं, ठीक है ना। संरचना में क्या है कि मतलब विधान परिषद में कौन कौन सदस्य भाग लेता है, तो हम जानते हैं कि 1/3, 1/3, फिर 1/6 और फिर 1/6, फिर 1/12, क्या 1/12 जोड़ 1/12 जोड़ 1/6, ठीक है ना। 1/3 किसके द्वारा, तो 1/3 जो है एमएलए जो है, ठीक है ना, उसके द्वारा चुनाव होता है सदस्य का विधान परिषद के लिए। 1/3 फिर हो गया स्थानीय स्वशासन, जैसे हो गया क्या प्रधानमंत्री स्थानीय स्वशासन बोले तो मुखिया हो गया, पंचायती राज हो गया, न्यायपालिका हो गया, उसके द्वारा हो गया। और 1/12 होता है 3 वर्ष पूर्व ग्रेजुएशन जो कर लिया है उसके द्वारा चुनाव होता है, उस स्टूडेंट के लिए द्वारा चुनाव होता है। और फिर 1/12 किसके द्वारा होता है, 1/12 होता है टीचर के द्वारा, क्या होता है, शिक्षक के द्वारा चुनाव होता है सदस्य का। और 1/6 होता है राज्यपाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने सदस्य को चुनता है, तो कुल सदस्य के 1/12, कुल सदस्य के 1/12। तो ये भी देख लिए हैं, 79, 80, 81 मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ें तो आगे मेरा मिलेगा 81 के बाद जो इंपॉर्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 85, फिर 86 और फिर 87। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 85, 86, 87। 85 क्या बोलता है, 85 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा लोकसभा के भंग का अधिकार राष्ट्रपति को है, लोकसभा के भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो लोकसभा के भंग करने का अधिकार, लोकसभा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा का ये भंग नहीं होता है, ठीक है ना। राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा का जो है कार्यकाल जो है वो अनंत होता है, वो भंग नहीं होता है, बल्कि उसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा का राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा भंग हो सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं, तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। कौन सा अनुच्छेद के तहत करेगा, तो अनुच्छेद 85 के तहत करेगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है सदन को आहूत करेगा, यानी सदन के बैठक को बुलाएगा, सदन के बैठक को समाप्त करेगा, यानी सत्रावसान करेगा। कौन, राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 85 के तहत ही करेगा, ठीक है ना। ऐसे में जोड़ दूँ 89, क्या आ जाएगा 89, तो 89 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 5 कितना हुआ 14 और 8, 8, 16, 17, 174। तो अनुच्छेद नंबर 174 में क्या होगा, तो राज्य में पहुँच जाता है। राज्य में क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, तो विधानसभा का भंग करेगा राज्यपाल, विधानसभा के सत्र बुलाएगा कौन, राज्यपाल, और विधानसभा का सत्रावसान कौन करेगा, राज्यपाल। तो वो करेगा अनुच्छेद नंबर 174 के तहत करेगा, याद रखना है, ठीक है ना। 86 में क्या है, 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण, क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है। यानी राष्ट्रपति जो क्या करता है, प्रत्येक साल जो होता है, जब नया संसद का बैठक होता है, जब बजट क्या बोलता है, ग्रीष्मकालीन सत्र सड़ता है, ठीक है, तो प्रत्येक साल क्या होता है, सत्र का नया बैठक होता है। तो नया बैठक में क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, और यह अनुच्छेद 86 में है, क्या है 86 में है। उसी प्रकार यहाँ 89 जोड़ दो, 89 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175, तो हो जाएगा क्या, राज्य में हो जाएगा राज्यपाल का राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा। उसी प्रकार 87 में पहुँचो, 87 में क्या है, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पूछेगा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन सा अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद नंबर 87 में है। विशेष अभिभाषण क्या होता है, तो विशेष अभिभाषण जो होता है ना, जब नया जैसे मान लो 2014 में मोदी जी जीते थे, ठीक है ना, तो उस समय जो राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया हुआ है नैका उसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। क्या बोलते हैं, विशेष अभिभाषण। फिर 2019 में जीते हैं, तो 2019 में जो है पहली बार जो भाषण दिए होंगे वो बोलेंगे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। फिर 2024 में चुनाव होगा, फिर जीतेगा, तो फिर जो राष्ट्रपति बनने रहेगा वो भाषण देगा, तो होगा विशेष अभिभाषण। क्या होगा, विशेष अभिभाषण। 87 में फिर 89 जोड़ो तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 176। क्या होगा 176, तो 176 में क्या है, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 87 के बाद देखते हैं अब क्या, अब जो इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देखें तो क्या हो सकता है, 108, क्या होगा 108 में पहुंच जाओ। तो 108 में क्या है, 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बोले तो मतलब मान लो कि राज्यसभा एवं लोकसभा में कोई बजट पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सब बजट से पास नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति बोलेगा दोनों को एक साथ बुलाते हैं। मैं हमारा पास उतना टाइम ना है कि दोनों पर अलग अलग जाके बनाइयो, अलग अलग बनने में टाइम ना है, दोनों को साथ बुलाएगा, राज्यसभा में लोकसभा को एक साथ बुलाएगा और दोनों को बुला के एक ही जगह बैठक करेगा, ठीक है ना। उसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष करेगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कहाँ पर है, तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा
सा है? अनुच्छेद नंबर 108 में है, ठीक है ना। संसदीय अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। अभी कौन है? ओम बिरला है। तो 108 में हो गया संयुक्त अधिवेशन। और उसी प्रकार जहाँ विधान परिषद रहेगा वहाँ पर भी होगा, तो लोग इंपॉर्टेंट ना है। 109 में क्या है? कि 109 में है धन विधेयक का चर्चा है, ठीक है ना। धन विधेयक का चर्चा है। देखिए 109 नहीं पूछेगा 110। क्या पूछेगा? 110 पूछेगा धन विधेयक के बारे में, मतलब कुछ चर्चा यहाँ लिखा गया है, उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन पूछेगा धन विधेयक के बारे में। क्या पूछेगा? चलो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं 109 इंपॉर्टेंट है और 110। 109 क्या बोलता है? 109 बोलता है कि धन विधेयक, क्या बोलता है? धन विधेयक आप लोग को पता है क्या होता है? धन विधेयक के बारे में चर्चा, यानी धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान कहाँ पर है? तो 109 में है। लेकिन ये पूछेगा धन विधेयक से कैसे पैसा निकलेगा, धन विधेयक के तहत कैसे पैसा निकलता है, धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये कहाँ पर 110 क्या है? धन विधेयक संबंधित पूछेगा विशेष परिचर्चा कहाँ है? तो 109 में। लेकिन धन विधेयक शब्द का चर्चा, धन विधेयक से कैसे पैसा निकलता है, ये सब चर्चा कहाँ है? तो 110 में है, ठीक है ना। धन विधेयक क्या है? तो धन विधेयक है सरकार के जो आय व्यय के लिए जो पैसा चाहिए तो उसको संचित निधि से प्राप्त करता है, और संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको बोलते हैं धन विधेयक, ठीक है ना। और धन विधेयक जो है मंत्री को चाहिए पैसा खर्च करने के लिए, तो मंत्री बैठता है लोकसभा में, इसलिए धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंधित कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन 14 दिन के अंदर उसको उस 14 दिन के अंदर उससे साइन करवा लेता है। अगर नहीं करेगा तब भी वो पास माना जाता है, ऑर्डर ले लिया जाता है तब भी पास माना जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार लोकसभा को है, ठीक है ना। और धन विधेयक लाने से पहले इसको जो है सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, तो 110 में क्या है? धन विधेयक, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा मेरा क्या मेन 117 में क्या है? तो 117 में है वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक है। तो पूछेगा वित्त विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। क्या है? अनुच्छेद 117 में मेरा है वित्त विधेयक है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट है बहुत जल्दी खींच देंगे, ठीक है ना, बहुत जल्दी। तो अब इतना ही बचा हुआ है, इतना करेंगे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 112 छूट गया था, तो अनुच्छेद 112 क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में बजट सबकी चर्चा कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन बजट का स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो पूछेगा कि हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? 112, यानी बजट का चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 112 में है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 112 में है बजट की चर्चा। 123 पहुँचे तो क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का जारी करता है जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना पड़ गया जो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और यह अध्यादेश जो है 6 महीना के लिए होता है, ठीक है ना। 6 महीना के अंदर इसे लोकसभा राज्यसभा से पास करवा लेना होता है। अगर नहीं पास हुआ तो ये अपने आप विफल हो जाएगा। 6 महीना ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के सत्र के बीच अधिकतम गैप जो है 6 महीना हो सकता है, तो 6 महीना में पास करवा लेना है, ठीक है ना। तो 123 हो जाएगा। इसी को पलटी मार दो, दो को बुला लो आगे, दो को ऐसे बुलाएंगे आगे तो हो जाएगा 213। क्या जाएगा? 213। तो ये जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश। क्या जाएगा? राज्य में राज्यपाल का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राज्यपाल का अध्यादेश क्या होगा? तो हो जाएगा 213। इसी को पलटी मारो, 3 को अब आगे बुला लो। 3 को आगे बुलाएंगे तो क्या होगा? 312। क्या होगा? 312। और 312 बोलता है अखिल भारतीय सेवा का गठन। अखिल भारतीय सेवा जो है उसका गठन का प्रावधान कहाँ किया गया? 312 में। तो 123 हो गया राष्ट्रपति का अध्यादेश, 123 हो गया राज्यपाल का अध्यादेश, और 312 हो गया अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में क्या आता है? IAS आता है, IPS आता है, और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट, ठीक है ना, ये आता है। चलो ये देख लिया। अब अनुच्छेद 124 का है, अभी हम भाग 5 में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो संघ में चल रहा है। तो अनुच्छेद 124 क्या है? तो अनुच्छेद 124 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 124 अनुच्छेद के तहत किया गया है। 124 अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है ना। 129 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 129 तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है 124 से और 129 तक जाता है। और अनुच्छेद नंबर 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसको रिकॉर्ड करके उसके जो फैसला दिया उस फैसला को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, और वो रिकॉर्ड जो है अन्य न्यायालय में भी अगर वो फैसला लेता है तो उसको मानने के लिए बाध्य
डिक्लार्ड होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया है वो एक अभिलेख बन गया है, कानून बन गया है, ठीक है ना। तो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 129 में है। कहाँ पर अनुच्छेद नंबर 129 में है, 143 क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 143 बोलता है क्या कि राष्ट्रपति को अगर किसी को राष्ट्रपति को सलाह लेना है, कुछ सलाह लेना है कानून के मामले में, तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसके आज्ञा को यानी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो वो भी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी दोनों बाध्य ना है, ठीक है। ले सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन दोनों बाध्य ना है, क्योंकि सलाह बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 144, अनुच्छेद नंबर 144 क्या है, CAG, क्या है CAG, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्या बोल रहे हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलो हिंदी में थोड़ा भूल गए तो बता देना है। तो CAG क्या होता है, तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो 144 नंबर में आएगा। और यह क्या करता है, ये लेखा जोखा का विवरण करता है, राज्य सरकार का भी करता है, केंद्र सरकार का भी करता है, दोनों के लिए होता है CAG ये होता है, ठीक है ना। और ये लेखा जोखा का विवरण करके कहाँ देता है, तो ये देता है लोक लेखा समिति को देता है, ठीक है ना। लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में कुछ 22 मेंबर होता है, कुल 22 मेंबर होता है, जिसमें 15 होता है लोकसभा से, 7 होता है राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी दल के नेता होता है। और विधान प्राधिकरण समिति में जो है कुल 33 सदस्य होता है, और 30 सदस्य जो है लोकसभा से होता है, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, भाग 6 में पहुँचते हैं। चलो ये तो भाग हम जानते हैं कि भाग 5 कहाँ से कहाँ तक था, तो 52 से लेके 151 तक था, तो इसका निपटारा हो गया। अब घुस गए भाग 6 में, जहाँ पर राज्य के बारे में चर्चा है। जितना चीज पढ़े थे संघ में पढ़े थे, अब पढ़ना है राज्य में पढ़ना है। तो 153 क्या है, तो 153 है राज्यपाल का पद, क्या बताए थे, 52 क्या है राष्ट्रपति का पद है, तो 153 क्या है राज्यपाल का पद, क्या है राज्यपाल का पद है। 165 बता चुके हैं, 165 तुम लोग को पहले भी बता चुके, क्या बताए थे क्या कि 76 में था महान्यायवादी और 76 में निवासी जोड़े तो आया था 165। 165 में क्या था, महाधिवक्ता, क्या था, महाधिवक्ता था। 168 ही बता चुके हैं, कैसे बताए थे, तो बताए थे कि अनुच्छेद 79 जो है वो अनुच्छेद 79 क्या है, संसद का चर्चा करता है, उसमें निवासी जोड़े थे, तो आया था 168। 168 से चर्चा करता है किसका, तो 168 चर्चा करता है राज्य में विधानमंडल का, राज्य में विधानमंडल की संरचना, राज्य में विधानमंडल की संरचना। फिर 202 क्या आ गया है, और इसमें 168 बताए थे। फिर 169 बताए थे, 169 क्या था, विधान परिषद का निर्माण, विधान परिषद का निर्माण संसद करेगा, कैसे निर्माण होता है, 169 में था। फिर बताया था 170, तो 170 में क्या था, 170 में था विधानसभा का संरचना, विधानसभा का संरचना था, बताए थे पहले। और फिर 171 बताए थे, 171 में क्या था, विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद का संरचना ये बता चुके हैं। फिर पहुँचते हैं आप कहाँ, 202 में, कहाँ पहुँचते हैं, 202 इंपॉर्टेंट है। 202 क्या है मेरा, ये देखना है, ठीक है ना। तो अभी बताए थे कि राज्य का जो बजट है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण सब का चर्चा जो अनुच्छेद 112 में है, तो 112 में अगर निवासी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 101 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 101 हो जाएगा, तो 200 से बड़ा हो गया। लेकिन जब 200 से बड़ा होने लगे, जब 200 से बड़ा होने लगे तो हम क्या करते हैं, तब हम 90 जोड़ते हैं, कितना बोलते हैं, 90 जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 90 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ जाएगा 202, क्या हो जाएगा 202, यानी 202 में है राज्य सरकार के बजट का चर्चा, राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा अनुच्छेद 202 में है, और 112 में है केंद्र सरकार का, ठीक है ना। फिर 213 पहुँचते हैं, तो 213 बता चुके हैं यहाँ पर। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है, तो ये बता चुके हैं राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है। फिर पहुँचते हैं 226 क्या बोलता है, 226 बोलता है कि बताए थे कि अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। उसी प्रकार हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। और अन्य अगर अन्य कुछ सलाह देना है, अगर अन्य कार्रवाई करना है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 226 के तहत करेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है सिर्फ अनुच्छेद 32 के तहत, और कुछ कार्रवाई करना हो तो नहीं करेगा, सिर्फ 32 के तहत सिर्फ रिट जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट भी जारी करेगा और अन्य मुकदमे का भी सुनवाई करेगा 226 के तहत। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर अन्य मुकदमे की सुनवाई करना है तो 32 के तहत नहीं करेगा, अनुच्छेद 139 के तहत करेगा, ठीक है ना। चलो अगला बताना है, अगला है 239, ठीक है। अब 239 अब बोलेगा कि यहाँ भाग 6 से हम डायरेक्ट भाग 8 में आ गए हैं। भाग 8 कहाँ थी, भाग 7 कहाँ गया है, तो भाग 7 में था क्या, भाग 7 में था जब बात तैयार हुआ तो उस समय बहुत प्रकार का राज था, तो भाग खो में जो राज था उसको समाप्त कर दिया गया है, और ये 238 नंबर अनुच्छेद था। तो भाग 7 में था 238 नंबर का अनुच्छेद था, इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। 239 क्या
होगा, तो 239 में है भाग 8, क्या है, तो भाग 8 में अनुच्छेद आता है 239, और 239 में जो है देखो भाग 5 में पढ़े थे संघ सरकार, भाग 7 में पढ़ रहे हैं किसको, राज्य सरकार, तो भाग 7 तो समाप्त हो गया है, तो अब भाग 8 बचा है, तो भाग 8 में होगा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र, तो ये हो जाएगा क्या, तो यूनियन टेरिटरी की चर्चा अनुच्छेद नंबर 239 यानी भाग 8 में है, ठीक है ना। अब भाग 9 में पहुँचते हैं, भाग 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भाग 9 में है पंचायती राज, क्या है, पंचायती राज हो गया, ठीक है, पंचायती राज का गठन हो गया, ठीक है, इसी में पंचायती राज है, इसी में नगर पालिका मिलेगा, इसी में सहकारिता मिलेगा, सब है, ठीक है ना। तो पूछेगा भाग 9 में कौन है, तो पंचायती राज का गठन के बाद किया गया है अनुच्छेद नंबर 243 के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायती राज को गठन करना है, और त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसको बलवंत राय मेहता ने दिए थे, आप लोगों को पता है। तो पूछेगा पंचायती राज का गठन प्रत्येक राज्य में कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो गठन किया जाता है 243 के तहत। आप लोग को 40 नंबर अनुच्छेद बताया था, लेकिन 40 नंबर अनुच्छेद जो था वो नीति निर्देशक तत्व था, यानी राज्य को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं था, लेकिन इसको मानने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है ना। तो पंचायती राज का गठन किया जाता है अनुच्छेद नंबर 243 के तहत, और पंचायती राज जो का स्थापना हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, विधेयक था 92 लेकिन अधिनियम था 93 के द्वारा स्थापना हुआ था, ठीक है ना। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, और इसमें कुल कितना विषय है, तो इसमें कुल 29 विषय है, कितना विषय है, 29 विषय है पंचायती राज में, ठीक है ना। और कौन सा अनुसूची में आता है, तो 11 नंबर अनुसूची में आता है, तो कुछ 11 नंबर अनुसूची में पंचायती राज आता है, ठीक है। अगर पहुँचे अगर नगर पालिका, क्या पहुँचे नगर पालिका, तो नगर पालिका का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, तो 243 के को में है, कहाँ है, 243 के को में है, ठीक है ना। और पूछे सहकारिता जो होता है उसका चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 243 के खो में, 243 के खो में है। और नगर पालिका का भी जो है 12वां अनुसूची था, 12वां अनुसूची जो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है, वो नगर पालिका को जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें कुल कितना विषय है, तो इसमें 18 विषय है, कितना है, तो कैसे याद रखेंगे, 9 2 11, तो अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज है, उसमें 29 विषय है, और नगर पालिका में 18 विषय है। कौन सा अनुच्छेद में आता है, 243 के को में आता है। और ये सहकारिता जो नया बना है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में सहकारिता का गठन किया गया है, और 243 के खो में है, ठीक है ना। भाग 10 में पहुँचते हैं, तो भाग 10 में जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है। यानी जो हम पढ़ते हैं कि भाग 5 में जो है संपूर्ण देश के जो अनुसूचित जाति है जिसको बोलते हैं ST शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 244 में किया गया है। भाग 11 में पहुँचेंगे, तो भाग 11 में क्या है, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 में क्या है, तो अनुच्छेद 246 का अगर बात करें, अनुच्छेद 246 नहीं 246 का ये लो, तो अनुच्छेद 246 में जो है वो है GST, क्या है, GST का गठन किया गया अनुच्छेद 246 के तहत। और 249 में क्या है, तो 249 बताए थे कि अनुच्छेद 249 के तहत क्या होगा, तो अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा चाहेगा, हम जानते हैं कि विषय 3 को होता है, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है राज्य सूची, एक पहले होता है क्या, पहले होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है, ठीक है ना। और एक अपशिष्ट सूची होता है जो केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो हम जानते हैं कि राज्य सूची के विषय को अगर निकाल के संघ सूची या समवर्ती सूची में अगर डालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, संशोधन। और संशोधन का शुरुआत कहाँ से होगा, राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा करता है राज्य का प्रतिनिधित्व। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा ऑर्डर दे दे, क्या राज्यसभा ऑर्डर दे दे कि जो राज्यसभा में जो विषय है, राज्य सूची में जो विषय है वो देश के लिए ज़रूरी है, तो उसको निकाल के समवर्ती सूची या संघ सूची में डाल सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 249 के तहत। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन जो शुरू होगा वो होगा राज्यसभा से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा, राज्यसभा से शुरू होगा। और जब 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पास हो जाएगा तभी वो राज्य सूची से निकल के संघ सूची या समवर्ती सूची में विषय जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 250 क्या बोलता है, अनुच्छेद 250 बोलता है अनुच्छेद 250 बोलता है कि आपातकाल के समय, क्या बोलता है, मान लो कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो आपातकाल के समय जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद नंबर कितना बोलता है, अनुच्छेद नंबर 250 बोलता है, ठीक है ना। और 263 क्या बोलता है, ये बोलता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद यानी राज्य के बीच झगड़ा को निपटारा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, अनुच्छेद नंबर 263 के तहत गठन किया गया है। और इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। भाग अगर 12 में पहुँच गए, तो भाग 12 में जो इम्पोर्टेंट
है वो है अनुच्छेद नंबर 266, 67, 79, 80, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। और यहाँ भी है तो 266 क्या है, 266 में संचित निधि क्या है, बोलेगा संचित निधि। संचित निधि से क्या होता है, संचित निधि से धन विधेयक प्रस्ताव लाते हैं लोकसभा में, और क्या करते हैं, संचित निधि से पैसा निकालता है सरकार, पैसा निकालते हैं, उसको खर्च करते हैं अन्य विभाग में। पूछेगा संचित निधि शब्द का चर्चा कहाँ किया गया है, 266 में किया गया है। लेकिन एक होता है आकस्मिक निधि, क्या हो गया, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, संचित निधि से पैसा कब निकलेगा, जब लोकसभा सत्र चलेगा या राज्यसभा सत्र चलेगा तब निकलेगा। अब मान लो कि लोकसभा राज्यसभा सत्र नहीं चल रहा है और बहुत ज़रूरत पड़ गया है देश में पैसा के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पैसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक होता है आकस्मिक निधि। क्या होता है, आकस्मिक निधि होता है, और आकस्मिक निधि का हेड होता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है ना। यानी आकस्मिक की तरह आकस्मिक के जैसा तुरंत क्या करेंगे, 267 के अनुच्छेद 267 के तहत हम क्या करेंगे, आकस्मिक निधि से आपातकाल के दौरान पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। जब राज्यसभा और लोकसभा का बैठक हुआ तो फिर उसको प्रस्ताव को पारित करवा देंगे, ठीक है ना, और राष्ट्रपति के पर्यंत निकलता है। 279 क्या है, 279 है जीएसटी काउंसिल, क्या है, तो पूछेगा जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद कौन सा अनुच्छेद में है, तो 279 में है। और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी का गठन किया गया, आप लोगों को पता है, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। और 280 जीएसटी क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। और 280 में क्या है, तो 280 में वित्त विधेयक, क्या है, पूछेगा वित्त विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है, तो वित्त विधेयक जो है, वित्त विभाग जो है, वित्त आयोग जो है, विधेयक नहीं बोलेंगे, वित्त आयोग, क्या बोलेंगे, वित्त विधेयक बोलेंगे तो 117 होगा। वित्त आयोग का गठन के बाद किया गया है अनुच्छेद नंबर 280 में, कहाँ किया गया है, और ये एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 300, तो 300 में क्या है कि अब अथी हो गया, मुकदमा हो गया, तो उसके बारे में चर्चा, मुकदमा हो गया, ठीक है, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 300 में है। लेकिन 300 को इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया था संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 31 में था, उसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त करते हुए उसको कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद नंबर 300 को में डाल दिया गया है, जो विधिक अधिकार है, ठीक है ना। अब भाग 14 में पहुँचेंगे तो भाग 14 में ये दोनों मेन है, 312 और 315। 312 के बारे में बता दिए, यहाँ देखो 312 के बारे में बता, अखिल भारतीय सेवा का गठन। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन होता है 312 के अंतर्गत होता है। इसी में होता है IAS होता है, IPS होता है, और IFS यानी फॉरेस्ट सर्विस, क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस। और 315 के अंतर्गत होता है संघ लोक सेवा आयोग। क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग बोले तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। भाग 15 में पहुँचेंगे तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग। डायरेक्ट पूछेगा निर्वाचन आयोग के कौन सा भाग से लिया गया है, तो भाग 15 के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है ना। और 324 में क्या है, 324 में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। पूछेगा निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 326 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार, क्या बोल रहे हैं, वयस्क मताधिकार यानी जो 18 वर्ष जिसका आयु हो गया है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो आराम से वोट दे सकता है, यानी वयस्क मताधिकार का चर्चा अनुच्छेद 326 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 324 में वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में क्या किया गया है, वोट का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ये भी आप लोग को पता है। आप पढ़ते हैं भाग 16 में। भाग 16 में अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विशेष वर्ग की चर्चा किया गया। विशेष वर्ग बोले तो जैसे SC ST हो गया, SC मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है भाग 16 में। और एंग्लो इंडियन के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है, फटाक से नहीं याद हो जाएगा, ये चारों तो एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा। अनुच्छेद 330 बोलता है कि लोकसभा में, क्या बोलता है, लोकसभा में SC ST का, SC और ST क्या बोल रहे हैं, लोकसभा में जो SC ST होता है उसका आरक्षण का व्यवस्था 330 में किया गया है। और 331 में है क्या, लोकसभा में क्या है, एंग्लो इंडियन जो 2 सीट होता है एंग्लो इंडियन के लिए खाली होता है, आरक्षण होता है, वो 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण का व्यवस्था किया गया है 2 सीट। लेकिन अभी जो है हाल ही में संशोधन हुआ, शायद 104वां संशोधन हुआ है, उसमें समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का। और SC ST को 10 वर्ष इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, आरक्षण दे दिया गया है। 332 क्या होगा, तो 332 यहाँ बोले तो लोकसभा, तो यहाँ बोलेंगे विधानसभा, क्या बोलेंगे, तो 332 के तहत विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया है विधानसभा में 332 के तहत। यहाँ बोले तो लोकसभा, यहाँ बोलेंगे विधानसभा। 333 के अंतर्गत विधानसभा में एंग्लो इंडियन, क्या बोल रहे हैं, एगो एंग्लो इंडियन होगा, इसका आरक्षण कहाँ है, तो 333 में था, विधानसभा में था, लेकिन इसको भी समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और SC ST का कार्यकाल को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट था और याद भी हो गया होगा। 338 क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अनुच्छेद 338 जो है ये मेरा है
अनुसूचित जाति, क्या बोल रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति बोले तो एससी, तो एससी वर्ग के बारे में, एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आयोग का स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया, अनुसूचित जाति आयोग। लेकिन अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति बोले तो एसटी, ठीक है ना, तो अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान किया गया 338 के ए में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो दुमा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, उसका जो है वो कौन सा अनुच्छेद में 338 का बी है। तो ये अभी सब क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में रहता है इसलिए बता दिए हैं। अब पहुँचते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है, राजभाषा क्या है, देख लो तो थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, चलो हो रहा है, ऐसे गर्मी में कट गया होगा, ज़्यादा धूप है तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाग 17, तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा क्या है, राजभाषा। हम लोग को पता है कि हम लोग का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा कौन है, हिंदी है, कौन है, हिंदी है। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, कौन सा अनुच्छेद में, 343 में, कौन सा है, और ये भाग 17 में आता है, कौन सा अनुच्छेद में आता है, भाग 17 में आता है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। भाग 18 पहुँचेंगे तो भाग 18 में आपातकाल क्या है, आपातकाल। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरह का आपातकाल का प्रावधान है, एक है राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, एक है राष्ट्रीय आपातकाल है, एक है राष्ट्रपति शासन क्या है, एक है राष्ट्रपति शासन है, और एक है वित्तीय आपातकाल क्या है, वित्तीय आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल का भी कितना बार लग चुका है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक कहाँ लगा है, पंजाब में लगा है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन यानी राज्य में लगता है ये। और वित्तीय आपातकाल जो अभी एक बार भी नहीं लगा, यानी एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कैसे, तो इसका 3 कारण है। एक बोलता है जब युद्ध हो गया है तब लग जाता है, ठीक है ना, आंतरिक अशांति हो गया तब लग जाता है, सशस्त्र विद्रोह कर देता है तब लग जाता है, और राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था पहले 365 में लगा था, पहले 362 में लगा था भारत चीन की युद्ध के समय, फिर 371 में लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और फिर एक बार आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जो है 375 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो इसको जो है 6 महीना तक ये बाढ़ होता है, ठीक है ना, 6 महीना तक बाढ़ होता है। अगर 6 महीना के अंदर लोकसभा राज्यसभा से अगर पारित नहीं करवा दिया गया है 2/3 बहुमत के तहत, अगर पारित नहीं करवाया गया है तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए हैं 352 के तहत और लोकसभा राज्यसभा की बैठक एक तुरंत ही बैठ गया है, मान लो कि 1 महीना हुआ है, 6 महीना तक रहता है, 1 महीना में लोकसभा राज्यसभा की बैठक आ गया है, तो लोकसभा का बैठक होने के साथ तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, उसे पास करना पड़ेगा 1 महीना के अंदर, नहीं तो समाप्त हो जाएगा, 6 महीना का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 56 क्या है, तो राष्ट्रपति आपातकाल है, और राष्ट्रपति आपातकाल भी एक बार लगा देने से 2 महीना के लिए बाढ़ होता है। कितना क्या होता है, 2 महीना के लिए बाढ़ होता है। लेकिन जब संसद से पास कर दिया जाएगा तो 6 महीना के लिए होगा। कितना महीना के लिए होगा, 6 महीना के लिए होगा, और इसे बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक कर सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल। 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक बार लगा दिए हैं तो इसको जब समाप्त करने का अधिकार है, संसद से पारित कर दो एक बार, अनंत समय तक चलते रहता है, जब मन हो तो समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। इसका 360 क्या था, वित्तीय आपातकाल। अब पहुँचते हैं किसमें, भाग 20 में। तो भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन, याद रखना संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में, और आपातकाल जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के बायमर संविधान से, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। और संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 क्या है, तो संविधान संशोधन पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, ठीक है ना। और 370 अब तो समाप्त हो गया। 370 में क्या था, तो जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान था जो समाप्त हो गया, विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया गया था, ठीक है ना, एक अलग ही, ठीक है। तो 370 समाप्त हो गया है। अब 21 जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए पहुँचे हैं 20 हो गया है। 20 के बाद 21 इंपोर्टेंट नहीं है तो पहुँचे 22 में। कहाँ पहुँचे, और 22 में है 393 से लेकर 395 तक, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लास्ट तो ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर क्या है, संक्षिप्त नाम, यानी जितना भी शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है सब शॉर्ट में नाम जो है कहाँ पर है, संक्षिप्त नाम है, इसको फुल फॉर्म करते हैं। और हिंदी पाठ के बारे में अनुच्छेद भाग 22 में ही है। इस प्रकार आप लोग को पूरा पॉलिटी में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिर्फ अनुच्छेदे नहीं बताया, पूरा पॉलिटी में बता दिया। और अकेला इतना धूप में बक रहे हैं, यहाँ कोई ना है, ठीक है ना, और बक रहे हैं आप ही लोग के लिए बक रहे हैं, तो अच्छा लगा तो बहुत आराम शेयर कीजिए, ठीक है ना, बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो आप लोगों ने दबा के शेयर कीजिए, होमच के शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब एकदम ठोक दीजिए, ठीक है ना। और सभी चैनल के बारे में बताइए, इसी तरह आप लोग बोलिएगा, इस तरह सब बहुत सारा टॉपिक ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, साइंस में लेकर आए कि नहीं, ठीक है ना, बहुत सारा लेकर जाएंगे। अच्छा लगा तो बताइएगा, एकदम ठोक दीजिए लाइक से सब्सक्राइब दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आँखों में आके डाल के बोले चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं।